यूनिट 2 का हमने 2.1 और 2.2 ये दो हेड्स ऑलरेडी कर लिए थे। अब 2.3 है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। सही, पीपल इन बिजनेस का सेक्शन है ना, यूनिट है यूनिट 2। तो एम्प्लॉयज़ के हवाले से कि उनकी रिक्रूटमेंट, समझ लो हायर करना उनको, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए किसको सिलेक्ट करना है, बहुत सारे ज़्यादा एप्लीकेंट्स आते हैं, ठीक है, उसमें सिलेक्ट किसको करना है, एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर उनको ट्रेन करना है, जॉब रेडी करना है। तो सबसे पहले आते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस, आप समझ लो, ऑफ हायरिंग, लेकिन इसके अंदर स्टेजेस होते हैं, आप ऐसे डायरेक्टली हायर नहीं कर देते किसको, ठीक है। कोई आपको जॉब वैकेंसी ओपन हुई है आपकी कंपनी में, उसको फिल करना है, यूजुअली एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि किसी डिपार्टमेंट में पर्सनल रिक्वायर्ड है, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, तो एचआर डिपार्टमेंट उस हिसाब से फिर पहले तो मतलब जो जो डिपार्टमेंट है जिसने ये क्वेरी भेजी है एचआर डिपार्टमेंट को, हमें लोग चाहिए, तो पहले तो वो डिपार्टमेंट खुद एनालिसिस करेगा कि जॉब किस तरह की होगी, ठीक है, क्या रोल होगा आने वाले का, और उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको उसके हिसाब से जॉब एडवर्टीजमेंट डिजाइन करेगा और वो प्लेस करेगा, कहीं भी प्लेस कर सकता है। अगर इंटरनली हायर करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे लगा दो। एम्प्लॉयज़ का पोर्टल होता है, मतलब वेबसाइट नुमा होता है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ अपना पीसी खोलते हैं पोर्टल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोई नोटिस बोर्ड पे आ सकता है। एम्प्लॉयज़ को ईमेल्स जा सकती है कि जनरल एक ईमेल भेज दी हर एम्प्लॉय को कि फलां पोजीशन, मतलब कोई एक पोजीशन खुली है तो उसमें जो जो सूटेबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो, वो इंटरनल हायरिंग का केस होगा, वो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। लेकिन एक्सटर्नल हायरिंग के केस के अंदर फिर और क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन लिंक्डइन पे पोस्ट आज के दौर में डालती है, ठीक है, कि कोई वैकेंसी ओपन हुई है, तो लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली वर्कफोर्स को कनेक्ट करता है एम्प्लॉयर्स के साथ। लोग अपने स्किल्स के साथ अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और एम्प्लॉयर्स उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो लिंक्डइन पे अपने पोस्ट डाल सकते हैं, या फिर किसी रिक्रूटमेंट जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं वो एजेंसी हायर कर लें, उसकी सर्विसेज ले लें, ठीक है ना। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप खुद किसी जॉब्स की वेबसाइट के ऊपर प्लेस करें अपना ऐड, तो इस तरीके से जॉब ऐड देते हैं, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस जिसमें आप कैंडिडेट्स को सीख कर रहे हो कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है, उसमें आके फिल करे कोई कैंडिडेट। अब वो कब खुलती है वैकेंसी? जब कोई एम्प्लॉय आपका रिजाइन करे, या तो तब खुलेगी, या आपका एक नया बिजनेस खुला है तब वैकेंसी आएगी, या तीसरी बात आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तब वैकेंसी आएगी। ये तीन ऑप्शन है ना, ठीक है ना। तो अब रिक्रूटमेंट जब उस वैकेंसी पे बंदे को लेके आने के लिए आप जाहिर सी बात है जॉब, मैंने अभी थोड़ी पहले बताया, जॉब ऐड देते हो, लोगों तक पहुंचते हो, वो फिर अप्लाई करते हैं, राइट, और उसमें से आपको फिर करना होता है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो। एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन रेलिवेंस नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस है, यू विल नॉट टेक इट। कम एक्सपीरियंस, कम नंबर ऑफ ईयर्स हो, लेकिन रेलिवेंट एक्सपीरियंस आप उसका ले लेंगे। अच्छा, इस यहाँ पर एक बात क्या रखना, जितना एक्सपीरियंस हो, जितना क्वालिफाइड बंदा रिक्वायर्ड, बस उतना ही लेना है, ओवर क्वालिफाइड भी नहीं लेते। ओवर क्वालिफाइड लेने का मतलब यह है कि उस बंदे के पास स्पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो ओवर क्वालिफाइड है, जिसके लिए जो पिछली जॉब थी उससे लोअर लेवल ऑफ जॉब ये है और उसने अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है उसको पिछली जॉब में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो इसलिए वो लोअर लेवल पे भी अप्लाई करना चाहता है। लेकिन आप बीइंग एन एम्प्लॉयर, अब ये देखोगे जब बंदा काम करने आएगा और उसके लिए एक बेसिक काम होगा, पहले वो और कॉम्प्लेक्स काम करता था, बिल्कुल बेसिक काम होगा तो उसको लेबोरियस लगेगा, मतलब बिल्कुल ही मजदूरी कर रहा हूँ ऐसा फील होगा अगर वो स्किल्ड बंदा है, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल, तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा एट वर्क। तो आपने ये भी देखना है कि राइट क्वालिफिकेशन हो। क्वालिफिकेशन से मुराद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर क्वालिफाई करना होता है, इसमें एजुकेशन भी आ गई और एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन भी आ गई, तो कहीं ऐसी ना हो कि उसकी जो एकेडमिक और सारी वो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो प्लस उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो उस जॉब की पोजीशन से आगे का है, अगर वो होगा तो फिर वो बंदा हायर होगा, वो काम उसको जो है ना मजा नहीं देगा, ठीक है। तो आपने ये भी देखना राइट बैलेंस होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड ना हो, अंडर क्वालिफाइड ना हो, राइट पर्सन। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, जॉब एनालाइज करते हो। अभी तो बाद में पहले तो वैकेंसी जो ओपन हुई है उसको बाद में
पोस्ट करोगे ना, पहले तो आप एनालाइज करोगे इस वैकेंसी पे किस तरह का की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम देंगे बंदे को, तो उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो एक दफ़ा जॉब एनालाइज कर ली कि किस तरह का काम है, फिर उस जॉब के हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी बनाया। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या क्या रोल होगा, क्या करना होगा, वर्किंग क्या करनी होगी, ठीक है। बहरहाल सो जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आपका यहाँ जॉब टाइटल की जॉब क्या होगी, आप पूरा डिजाइन करोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे बाकायदा, किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, किस इसके ऊपर कौन होगा रिपोर्टिंग लाइन में, ये मतलब किसको रिपोर्ट करेगी ये पोजीशन का बंदा जो भी आएगा, और ये जो भी बंदा आएगा इसके नीचे इसको कौन रिपोर्ट करने वाले होंगे, ठीक है, इसके मतलब इसके सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, ठीक है, उनकी भी लिखेंगे यहाँ पर डिटेल्स लिखे हो। जॉब समरी क्या होगी, करना क्या होगा ऑन द जॉब, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजर है तो हो सकता है उसको जो है ना सेवरल लाइंस ऑफ प्रोडक्शन को जो है ना सुपरवाइज करना हो, कि हर लाइन का एक सुपरवाइजर मौजूद है, लेकिन हर सुपरवाइजर को ये मैनेज करेगा। तो प्रोडक्शन लाइंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर एक कपड़े एक रॉ फैब्रिक से स्टिच्ड पैंट्स बन रही है, तो एक प्रोडक्शन लाइन, दूसरी प्रोडक्शन लाइन, तीसरा, अलग अलग 4-5 प्रोडक्शन लाइन है, उसके हर प्रोडक्शन लाइन का एक एक सुपरवाइजर है। तो हर सुपरवाइजर के नीचे उस प्रोडक्शन लाइन में 10 वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो 6 सुपरवाइजर्स हैं, अगर उन 6 सुपरवाइजर्स को ये प्रोडक्शन मैनेजर वो करेगा, सुपरवाइज करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये इसकी जॉब समरी हो सकती है। उसमें वो क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हुए थोड़ा बहुत यहाँ लिखा होगा कि उसने जो है ना क्या कहते हैं उनके आउटपुट की रिपोर्ट्स लेनी होगी, ठीक है, वेस्टेज मैनेजमेंट करनी होगी कि अगर कोई प्रोडक्ट के अंदर वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको मिनिमाइज करना होगा वेस्टेजेस को, ठीक है ना, और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी। सेम वर्कफोर्स लेवल पे मजीद प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन के टारगेट्स उसको मीट करने पड़ेंगे, ये सब हो सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो जॉब समरी में तो आप ब्रीफली बताओगे कि करना क्या है उसमें, प्रोडक्शन को मैनेज करना है, उसके अंडर जो सुपरवाइजर्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर एक एक बात बता दी कि उसके क्या क्या टास्क होंगे, जैसे टारगेट्स को मीट करना होगा, वीकली ये टारगेट्स को मीट करना होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, जो आने वाला है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कम से कम। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये हो, जो भी जॉब पे आने वाला है उसने कोई किसी किस्म की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो, कि नॉट ओनली द प्रोडक्शन मैनेजर हो वो, बल्कि उसने इस तरह के बिजनेस जो टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेस है उसके अंदर किसी किस्म का डिप्लोमा भी किया हुआ, शॉर्ट एजुकेशन लीव फॉर्मल, ठीक है, ताकि उसको टेक्निकल डिटेल्स भी पता हो काम की। ऑल्दो उससे खुद बैठना नहीं है कुछ सीने, लेकिन उसको आइडिया तो हो ना, ताकि कैलकुलेशंस में काम होती है चीज़ें। कॉम्पिटेंसीज, तो उनके स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, ये तो है उनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन वाली, फिर उनके अंदर स्किल्स और क्या होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, ठीक है, मतलब कितने दिन आना होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, फिर जिस वर्क प्लेस पे आना है वो फैसिलिटी कहाँ पर होगी, ठीक है, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन का लिखा हुआ है। कंपनसेशन मतलब सैलरी क्या दोगे, और उसके अलावा किसी किस्म के सैलरी के अलावा किसी किस्म के फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हो जो सैलरी के अलावा होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो, कार प्रोवाइडेड होगी कि नहीं होगी, इसी तरीके से बच्चों का चाइल्ड केयर हो सकता है, दे रहे हो सकता है, अकोमोडेशन दे रहे हो सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, कार नहीं तो ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हो शायद, कि फ्यूल दे देगी कंपनी, समथिंग लाइक, तो वो जो भी कॉम्पनसेशन आप देने वाले वो भी लिखोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो उस जॉब का कि उस जॉब में क्या करना है, किस तरह का बंदा चाहिए और उसको क्या मिलेगा, ठीक है, ये बना दिया। और साथ में एंड में कि इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या होगा, ईमेल्स के जरिए होगी या किसी सॉरी, वो तो जैसे हम पोस्ट करेंगे जॉब, तो बंदे ने रिस्पॉन्ड जो करना है वो किस तरह से करना है, वो अपनी सीवी जो भेजनी है वो ईमेल के जरिए देनी है, बाय पोस्ट देनी है, या कोई स्पेसिफिक टेस्ट देना है जिसमें अपेयर होना है उन्होंने, जिनका डायरेक्ट ने अप्लाई किया, सही कुछ भी हो सकता। जॉब डिस्क्रिप्शन की एक पूरी मिसाल, हाउस कीपर चाहिए, डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग, ठीक है। एक होटल में हाउस कीपर जो कि आप समझ लो वो मैनेज कर सारे मेंटेन करता है, क्लीनलीनेस मेंटेन करता है रूम्स की, सही ना, कि सप्लाईज खत्म ना हो जाए किसी रूम में, होटल के किसी रूम में, होटल के बाथरूम में शैम्पू ना खत्म हो जाए, तुम समझ रहे इतने इस हद तक जिसने जो है ना कीपिंग करनी है, अब कीपिंग करनी है होटल के हर रूम की, तो हाउस कीपर होगा, डिपार्टमेंट हाउस कीपिंग है, होटल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके नीचे हो सकता है कोई सबऑर्डिनेट हो ही ना, डायरेक्टली यही एक एक कमरे में जाके करता हो काम, करे, और हो सकता है एक पोजीशन ना खुले, ऐसे 5 या 8-10 पोजीशन खुल जाए कि 10 हाउस कीपर्स चाहिए, सही, तो पूरी पोस्ट बनाई आपने।
or you'll read it, you'd know it. Job description is a different thing, job specification is another thing. एक होता है JD, जॉब डिस्क्रिप्शन, और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन. ये डिस्क्राइब करते हैं जॉब को, डिस्क्राइब द जॉब, और ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिस्क्राइब करता है जॉब स्पेसिफिकेशन. अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने जॉब स्पेसिफिकेशन का एक एरिया देख लिया कि जो भी आएगा जॉब पे अप्लाई करने वाला, सही है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो वो एक तरह से जॉब स्पेसिफिकेशन का एरिया है. ऐसा भी हो सकता है वो वहां ना लिखे, अलग से स्पेसिफाई कर दे जॉब, अलग से पैराग्राफ बना दे पूरा. तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर का ही पोर्शन है जॉब स्पेसिफिकेशन, कि इस जॉब को करने के लिए जो बंदा है वो किस तरह का होना चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन है. क्लियर है? तो आप ये कर सकते हो कि जॉब डिस्क्रिप्शन एक पूरा अलग बनाओ और उससे रिलेटेड जॉब स्पेसिफिकेशन है वो अलग से बनाओ. ठीक है, या ये कर सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन जो बना रहे हो उसी के अंदर एक हिस्सा जॉब स्पेसिफिकेशन का भी हो. लेकिन जेडी का, जॉब डिस्क्रिप्शन का मेन फंक्शन क्या होता है, वो आपको की जॉब को डिस्क्राइब करता है. और जॉब स्पेसिफिकेशन का मेन मकसद क्या होता है, वो ये स्पेसिफाई करता है कि इस जॉब को करने के लिए बंदा की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस एज वेल एज स्किल्स, कि उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसको स्किल्स क्या क्या, हुनर क्या होने चाहिए उसके पास, और उसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए. ये जॉब स्पेसिफिकेशन है. कि जॉब टाइटल क्या होगा यहाँ भी लिख रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में करेगा लिख रहे हैं. अब यहाँ पर ये जॉब डिस्क्रिप्शन में भी हमने ये दो चीज़ें देखी, राइट. इसके अलावा एजुकेशन क्या होनी चाहिए बंदे की, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, इसके अलावा उसके स्किल्स कौन कौन से अलग से होने चाहिए. जो उसकी फॉर्मल एजुकेशन, जैसे फॉर्मल एजुकेशन मिनिमम आप कह रहे हो कि मिनिमम जो है ना ग्रेजुएट हो, और क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ये है कि मिनिमम 3 years ऑफ सर्विस जो है ना उसने एटलीस्ट एज असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर काम किया हो एटलीस्ट. तो एज असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर वाला बंदा जिसने 3 साल काम किया वो तो अप्लाई कर ही सकता है, उससे ऊपर का बंदा भी अप्लाई कर सकता है उसको. ठीक है, और हो सकता है आप कैप भी लगाओ कि प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे 5 साल से ऊपर काम किया हुआ बंदा ना हो, कम से कम 3 साल तक जो असिस्टेंट मैनेजर वो अप्लाई कर सकता है. साथ में जो प्रोडक्शन मैनेजर ऑलरेडी अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए उस डेजिग्नेशन के ऊपर. समझ रही कि ओवर क्वालिफाइड भी ना हो, आप हो सकता है इसकी रेंज के पीछे. स्किल्स ये मतलब कोई इसके स्किल्स जो है ना एसेंशियली उसको जो है ना टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर स्किल होना, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है उसके हवाले से उसके पास स्किल्स होने चाहिए, जिसको विटनेस करने के लिए, जिसको मैनिफेस्ट करने के, मैनिफेस्ट करना मतलब विटनेस करना, जिसका दूसरा एक और वर्ड है एविडेंस. तो जिसका एविडेंस, उस स्किल का एविडेंस किसी सूरत, किसी सर्टिफिकेट की सूरत में होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस साथ में है, लेकिन एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा के तौर पे. तो आप उस डिप्लोमा को आप एजुकेशन में भी डाल सकते हो या स्किल्स के अंदर भी रिक्वायर कर सकते हो. फिर उसका एप्टीट्यूड, एक क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, अच्छा इंटरपर्सनल कम्युनिकेट कर सके, इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ना, वो अब ये भी मतलब लिखते हैं कि वो बंदा जो भी है वो हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, जो रेडी टू अडॉप्ट द चेंज होना चाहिए, कि किसी किस्म का ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आने लगे, टेक्नोलॉजीज आने लगे तो वो रेजिस्ट ना करने वाला हो. तो इस पे तो सब हाँ ही करते हैं, हाँ मैं तो बेहतरीन हूँ, मैं तो बहुत इनोवेटिव हूँ, सही, और मैं तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिटिकल थिंकर हूँ, प्रॉब्लम सही, सब तो लिखते ही इस पे तो. और हाँ हाँ कोई चेकलिस्ट पे टिक नहीं मार रहे हैं, वो पढ़ के अप्लाई कर देने का मतलब ये कि आप में ये सब है क्वालिटीज और आपने अप्लाई किया. फिर वो इंटरव्यू के टेबल पे टेस्ट होगा कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है. आपसे सवालात पूछेंगे तो पता चलेगा बंदे से बातचीत करके कितना रियलाइज हो रहा है कि ये कैसा है. तो यहाँ पर आपके जो है ना जॉब स्पेसिफिकेशन की एक वो है एग्जाम्पल केस स्टडी के तौर पे बनी हुई. ठीक है, अभी तक आपने कुछ करना नहीं, सवाल जवाब अभी नहीं है. डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब, नेचर ऑफ वर्क को डिस्क्राइब करता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन उस वर्क को करने के लिए जो पर्सन चाहिए आपको, उसका वो किस तरह का होना चाहिए उसे डिस्क्राइब करता है. फिर जब एक दफा आपने बना दी जेडी, उस जेडी के लिए साथ में जॉब स्पेसिफिकेशन बना दी, तो आपकी पूरी अब उसको एक पोस्ट के तौर पे बना के पोस्ट कर देना सोशल मीडिया पे. ऐसे कॉपीराइटर एक चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए आप इस ईमेल एड्रेस पे अप्लाई करेंगे,
और इसके अंदर बिल्कुल, अब वो जो हमने पीछे पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ा वो देखो एक पोस्ट की फॉर्म में कितना डिफरेंट लगेगा। आज के दौर में यूजर इंटरफेस और डिजाइन बड़ी आगे पहुंच चुकी है। तो ये वाली जो चीजें है ना, फॉर एग्जांपल एक सीवी, ऐसी सीवी जो कोई फॉर एग्जांपल अमेजोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो बंदा सीवी अपनी ऐसी रेज्यूमे ऐसी बनाए कि ऐसा लग रहा हो कि अमेजोन की कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। daraz.com.pk के लिए कोई अप्लाई कर रहा है, तो दराज ऐसी सीवी बना रहा है कि सीवी पढ़ते हुए एम्प्लॉयर को लग रहा है कि यार ये तो ऐसा लग रहा है दराज की कोई प्रोडक्ट मेरे सामने एडवर्टाइज हो रही है, किसी की सीवी सामने आई, तो वो कहेगा यार इंटरेस्ट, कैंडिडेट बड़ा इंटरेस्टेड है हमारे काम, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसकी तरह से इसने पूरी अपनी सीवी डिजाइन की है, सही है। तो इतना अब सिर्फ जॉब एडवर्टाइजमेंट नहीं बल्कि जो सीवीज भी दे रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और गुड इन डिज़ाइन हो चुके हैं। वो लिखा टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ जिस तरीके से सामने लिखा हुआ है ना बड़ा बोरिंग लगता है, वो बड़ा अच्छा वेल डिजाइंड होते हैं आपकी जॉब एडवर्टाइजमेंट जो होती है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर इब्तिदाई स्टेप्स हमारे क्या थे और उसके बाद रिमेनिंग स्टेप्स ये थे। इब्तिदाई स्टेप्स हमारे सबसे पहले क्या क्या थे कि हमने जॉब को एनालाइज किया, जॉब एनालिसिस, ठीक है, उसके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन लिखी पूरी, और जॉब की एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन को लेकर एडवर्टाइज कर दिया जॉब को। अब क्या होगा, अब लोग अप्लाई करेंगे आपके एडवर्टाइजमेंट देख के, तो उनकी एप्लीकेशंस कलेक्ट की, वो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई जो भी वो कोई अपनी सीवी दे रहा है, तो वो अप्लाई करने के क्राइटेरिया में आपने सिर्फ सीवी मांगी है कि आप सीवी देते हैं, तो सीवी जो दी वो एक तरह से किसी का सीवी देना आपको, वो एक तरह से अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो वो आपने सीवी कलेक्ट की, तो आपने इसका मतलब उसके एप्लीकेशन को कलेक्ट किया। एप्लीकेशन अर्गेज इसका मतलब ये नहीं आई एम ट्राइंग टू अप्लाई टू योर जॉब और ऐसी एप्लीकेशन लिख के दे दी, जी नहीं, उसने अप्लाई किया, उस प्रोसेस को एप्लीकेशन कहता हूँ। तो मैंने इसलिए बता दिया कि इसको विजुअलाइज ये नहीं करना कोई एप्लीकेशन लिख के दे रहा वो और आप एचआर मैनेजर बन के जो है ना सीवीज कलेक्ट कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं। सो आपने जो भी कैंडिडेट्स थे जिनको लगा कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतर रहे, उन्होंने अप्लाई किया, और हो सकता है आपने उनको जो है ना सिर्फ सीवी ना मांगी हो, आपने सीवी के साथ कोई रेफरेंस लेटर भी मांगा हो, कि वो अपने मैनेजर का कोई रेफरेंस लेटर भी था, उसको पढ़ के आपको पता चला ऑलरेडी कि बंदा किस तरह का है, ठीक है। और सीवी से भी एक दर्जा ऊपर की सीवी जो होती है, सीवी की भी एक और डिटेल फॉर्म होती है रेज्यूमे, जिसके अंदर आप एक एक डिटेल करते हो अपने वर्क एक्सपीरियंस की पूरी, तो रेज्यूमे भी मांग सकते हो, वो थोड़ी बड़ी होती है रेज्यूमे, जो बिल्कुल ही एम्प्लॉयर चाहता है कि बहुत स्पेसिफिक जॉब है तो उसकी पूरी रेज्यूमे देखो, तो अपने तमाम एक्सपीरियंस। अब रेज्यूमे उसकी तो होगी नहीं जो कि अनएक्सपीरियंस्ड है, एक फ्रेश है, उसकी रेज्यूमे थोड़ी होगी, होता है एक इंटर्नी की पोजीशन के लिए अप्लाई करता है कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, लेकिन रेज्यूमे किसकी होती है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, तो वो अपनी वो सीवी तो समराइज फॉर्म है कि मैंने यहाँ इतने साल काम किया, लेकिन उस काम की डिटेल्स क्या है वो रेज्यूमे में होती है, ठीक है। तो सीवी मांग सकते हो, रेज्यूमे में मांग सकते हो, लेटर ऑफ एप्लीकेशन के अप्लाई करते वक्त एक उनसे लेटर भी मांग सकते हो जिसके जरिए वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैंडिडेट खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं सूटेबल क्यों इस जॉब के लिए, एक तो उसने सीवी अपनी बना के डाल दी, साथ में ये बता रहा है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हूँ, क्योंकि सीवी तो जनरली हर जॉब के लिए बनाता है, लेकिन किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है ना स्पेसिफिक, तो उसके जेडी को पढ़ के अपनी सीवी तो दे रहा है, सीवी तो जनरल है ना सबके लिए, हो साथ में लेटर ऑफ एप्लीकेशन की, मेरी सीवी आपकी जॉब पे पूरी इस तरह से उतरती है, तो लेटर ऑफ एप्लीकेशन वो होता है कि लेटर अटैच करता है साथ, और वो 2 डॉक्यूमेंट्स अलग हो सकते हैं, जो आपने ईमेल पे जो अप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉय बनना चाह रहे हैं वो ईमेल पे रिप्लाई, वो जो भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन भेजेगा जिसके अंदर लेटर ऑफ एप्लीकेशन और सीवी होगी, और जो रिसीव कर रहा है आप एज ए रेसिपिएंट, वो आपके सामने जब ईमेल रिसीव होगी तो आपको वही 2 डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे। ये मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ डेफिनेटली कि आप लोगों को ये सब कुछ भी नहीं पता, वरना मैं जो डिटेल्स दे रहा हूँ बड़ी बेसिक सी और बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अब शॉर्ट लिस्टिंग, अब आपको स्क्रीनिंग करनी है, मतलब सारी एप्लीकेशंस कलेक्ट हो गए, स्क्रीन करना है कि कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है, उसके बाद उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करना। हो सकता है 1000 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसमें से हो सकता है 600-700 का तो रेलेवेंस ही ना हो, उनके एजुकेशन भी रेलिवेंट ना हो आपके काम से, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट कर दिया कैंडिडेट 300-400 बचे, और आपको हायर करने 10 किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, और 300-400 में से फिर आपने टेस्ट, आपने कहा 300-400 का इंटरव्यू तो बहुत मुश्किल काम, तो आपने एक टेस्ट कंडक्ट के लिए बुला लिया उनको, उनसे टेस्ट ले लिया, फिर उस टेस्ट को जिसने क्लियर किया, हो सकता है 100-150, ठीक है। अब उस 100-150 में से भी पहले एक जनरल इंटरव्यू लिया जो भी क्विक क्वेश्चनिंग वाला टाइप का होगा,
उसमें से भी फिर फर्दर शॉर्टलिस्ट किए, ठीक है ना। तो पहले तो आपने स्क्रीनिंग की कि किसको बुलाना है, शॉर्टलिस्ट किया कि एटलीस्ट हमें टेस्ट के लिए किसको शॉर्टलिस्ट करना है, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले। तो जो मैंने फिक्र दिया बहुत ज़्यादा था, तो उसमें बीच में टेस्ट भी डालना पड़ा ताकि फिल्टर होता चला जाए बंदा। तो जब वो फिल्टर हो के आ गए, उसका इंटरव्यू शुरू हुई। तो पहला इंटरव्यू फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू में भी बहुत सबको शॉर्टलिस्ट कर देंगे, बहुत सबको शॉर्टलिस्ट कर देंगे, मतलब फिल्टर करके कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट उसे कहते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट को शॉर्ट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और बाकी को डी लिस्ट कर दिया। तो वो, और जिसको डी लिस्ट किया ना, तो उसको इन्फॉर्म किया बाकायदा कि योर एप्लीकेशन कुड नॉट, वी कुड नॉट, वी डिड नॉट हैव इनफ स्पेस। कोई भी उस वक्त का सुटेबल रिप्लाई होगा, वो कहे कि मतलब एक मॉडेस्टी के साथ, ठीक है, उनको रिप्लाई करेंगे कि हम आपको नहीं बुला सकते आपके एप्लीकेशन के, बेटर अप्लाई नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके भी फिर हो सकता है इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट होते होते 50 हो, 50 से फिर एक और इंटरव्यू तो 25 बचे, सही है ना, फिर करते करते 10 बचे, मल्टीपल इंटरव्यूज़ के जरिए। तो वो जो है ना सेलेक्ट हुए हैं, तो वो बहुत की होंगे। अच्छा, मीनवाइल रेफरेंस चेक्स भी करते हैं आप कि जो जो इंटरव्यू करके सिलेक्ट हो गया, अब उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जो मंगवाए थे आपने, कि जो जो उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, डिग्री है, पुराना एक्सपीरियंस लेटर है, तो एक्सपीरियंस लेटर को वेरीफाई किया उसकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से कि वहाँ काम किया है कि नहीं और किस तरह का बंदा था। सेकेंडली वो, अच्छा, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन माइट नॉट बी कोऑपरेटिव, वो नहीं चाहेंगे कि अगर अच्छा बंदा हो तो चला जाए, ये भी ध्यान में रखना होता है। तो ईमेल पे फिर भी आप पूछ लेते हो, कॉल नहीं करते, ईमेल पे कम्युनिकेट करते हो किस तरह से। तो इतनी मॉडेस्टी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कि वो रिप्लाई कर भी दें। इसके अलावा एजुकेशन की डिग्री चेक की, वैसे ही पता चल जाता है ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, वरना वेरीफाई करवा सकते हैं, उसको वेरिफिकेशन लेटर मांग सकते हैं कि आप जाके हमने ना फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन कमीशन से इसको जो ना अटैच करवाओ, समथिंग लाइक दैट। सिलेक्शन डिसीजन, फिर डिसाइड करते हो आप, ओके यार इसमें से अब ये जो मैंने 10 के 10 सिलेक्ट तो कर लिए थे, अब उसको फाइनल कर लोगे डिसीजन को, जो रेफरेंस चेक हो गया ना क्या इसकी सारी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, तो बस यू आर सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्ट हो गया बंदा। तो ये रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है, सही है। तो 6 स्टेप्स यहाँ, 5 स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं, और 5 स्टेप्स से पिछले 3 स्टेप्स थे कि जॉब एनालाइज किया, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन को मैंने एक ही स्टेप बना दिया बना के। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होगी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अंदर से किसी एम्प्लॉय को एक स्टेप ऊपर प्रमोट करना, और एक्सटर्नल मतलब किसी पोजीशन को बाहर के किसी बंदे से फिल करना, ठीक है। अब आपने कहा कि प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर वो तो अभी अभी असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर बना है, और हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो छोड़ के जा रहा है। तो अब इस असिस्टेंट मैनेजर को तो पर ला नहीं सकते, तो फ्रेश है ना, तो अब हम बाहर से हायर करेंगे, दैट्स मोर लॉजिकल देयर। क्लियर है। इंटरनल रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का फर्क है, ये दोनों मतलब डिफरेंसेस हैं, और यहाँ एस्पेक्ट्स हैं। इनके डिफरेंसेस के एस्पेक्ट लिखे हो कि जैसे डेफिनेशन का डिफरेंस क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप ऑफर करते हो चांस कि वो जॉब पे प्रमोट हो, ठीक है ना, कि कोई वैकेंसी है तो उसके इमीडिएट नीचे वाले बंदे को प्रमोट करके जॉब दे सकते हो, या फिर बाहर से किसी को लेके आना। एडवर्टीजमेंट किस तरह से करते हो, इंटरनल के लिए इंटरनली करते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड जमा लगा दिया है, ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल के ऊपर मैसेज डाल दिया, तमाम एम्प्लॉयज को ईमेल्स डाल दी, सही, दैट्स इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, कोई वेबसाइट जैसे ग्लास डोर, इंडीड, इन जगहों पे जाके आपने जाना अपनी जॉब प्लेसमेंट मतलब पोस्ट कर दी। इसके अलावा लिंक्डइन वगैरह के थ्रू आपने जाना पोस्ट किया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली है। टारगेट ऑडियंस आपके करंट एम्प्लॉय जो कि प्रमोशन देख रहे हो, सभी चाहते हैं प्रमोशन ले, जो प्रमोशन को डिजर्व करते हैं एक्चुअली, वो है टारगेट ऑडियंस। जबकि वहां पर क्या आउटसाइड से क्या है, वो लोग जो स्विच करना चाह रहे हो, जैसे आपका प्रोडक्शन मैनेजर भी स्विच किया ना, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल हायरिंग की, उस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल हायरिंग की, तो ये वाला प्रोडक्शन मैनेजर वहां चला गया। तो आपको भी वैसे ही कैंडिडेट चाहिए जो ऑन द जॉब हो, जो स्विच करना चाह रहे हो, तो वो अब आप ढूंढने नहीं निकलोगे कौन स्विच करना चाह रहा है, आप अपनी पोस्ट कर दोगे खुद ही। बस पोस्ट बनाते हुए ख्याल रखना कि उस बंदे को अट्रैक्ट करे कि जो ऑन द जॉब है और अपने रोल से स्विच होकर आपके रोल पे आना चाहता है, मतलब अपनी कंपनी से स्विच होकर आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा केस ये कि कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है पोजीशन कौन सी है। आपके लिए कोई बिल्कुल फ्रेशमैन है तो उसके लिए आप इंटर्नी की पोजीशन ओपन करोगे, कि एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है जो कि जिसमें बंदा आता है और उसको बस आने जाने की स्टाइपेंड मिलती है, एक आने जाने का खर्चा मिलता है,
इससे ज़्यादा नहीं मिलती, वो सैलरी नहीं होती। तो उसके बेसिस पे उस बंदे से आप काम लेके, वो नया फ्रेश होता है, उसको ट्रेन भी कर रहे होते हैं, तो कंपनी की अपनी पॉकेट से ट्रेन नहीं कर रहा बंदा, और ट्रेन हो गया ना, 3-4 महीने का पीरियड निकाल लिया, वो काम थोड़ा सीख गया, तो आप उसको जॉब भी ऑफर कर सकते हो उसमें से जो बेस्ट इंटर्नीज हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एंट्री गेट है, बिल्कुल एंट्री गेट से आप ट्रेन कर रहे हो। लेकिन किसी पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे कोई अचानक से छोड़ जाए तो इंटर्नी को थोड़ी एक्सपीरियंस करते करते वहां तक पहुंचा सकते हो। तो आप उसके इमीडिएट नीचे वाले को देखो कि क्या इतना काबिल है कि उसको रख सके, नहीं रख सके तो फिर बाहर से हमें हायरिंग करनी पड़ती है। बेनिफिट्स, इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या फायदे हैं? अब इंटरनल रिक्रूटमेंट के फायदे आप दोनों नजर से देखना, एम्प्लॉयर को क्या फायदे हैं जो हायर करने वाला है, और एम्प्लॉय को क्या फायदे हैं। एम्प्लॉयर को ये फायदा है कि उसको कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करनी पड़ती, एक्स्ट्रा इंटरव्यूज नहीं ले, सब में सब कॉस्ट लगता है ना, टाइम लगता है तो कॉस्ट लगती है, सीधी सीधी बात है। क्या इंटरव्यूज लेने में टाइम लग रहा है, तो जब टाइम कंज्यूम हो रहा है मतलब कॉस्ट, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। ठीक है, जब आपके टाइम लग रहा है तो आपके जो एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं उनकी सैलरीज वहां जाती है, उनका उनका सारा टाइम तो उसमें बिजी हो गया। अब लोगों की वो एचआर डिपार्टमेंट के और सारे फंक्शन भी हैं, उन फंक्शंस को करने के लिए अगर उनके पास टाइम नहीं बच रहा तो फिर एक और एचआर डिपार्टमेंट के अंदर बंदा हायर करना पड़ जाए शायद, कि भाई इंटरव्यू कंडक्ट करने में इतना मसरूफ होता है हमारे तो एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के, अभी कुछ एम्प्लॉयज़ और चाहिए जो सैलरीज बनाएं लोगों की, जो लोगों की अटेंडेंसेस देखें, परफॉर्मेंस रिलेटेड परफॉर्मेंस असेस करें, तो ये सब नो टाइम ही लग रहा है ना एक तरह से। सो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता इंटरनल हायरिंग, कम टाइम कंज्यूम। फिर जो एम्प्लॉय है वो कल्चर्ड होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझता है, तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर के लिए फायदा है कि उसको बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं करना पड़ता एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा है कि उसको प्रमोशन का मौका मिल जाता है जब इंटरनल हायरिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। लिमिटेशंस भी इंटरनल हायरिंग की यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, बेनिफिट इंटरनल हायरिंग, एक्सटर्नल हायरिंग के बेनिफिट्स क्या है? ये वाला सीधा वाला कॉलम एक्सटर्नल हायरिंग का है ना, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ऑफ एक्सटर्नल हायरिंग कि आप टैलेंट पूल बढ़ाते हो अपना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं ना वो तो एक महदूद माइंडसेट बन जाएगा, बाहर से किसी को लेकर आते हो तो किसी दूसरी कंपनी की एक्सपर्टीज आप एक तरह से इन्वाइट कर रहे हो, किसी दूसरी कंपनी के अंदर क्या एफिशिएंट प्रैक्टिसेस थी, ये एक बंदा अगर कहीं और का एक्सपीरियंस आएगा तो वो सारी एक्सपर्टीज लेके आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हो कि अलग अलग तरह के बंदे होने चाहिए ताकि अलग अलग तरह के माइंडसेट काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ज्यादा बेहतर आइडियाज जनरेट होंगे, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग जब आएंगे तो वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ होंगे, जब अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ होंगे तो वो किसी भी नई सिचुएशन के अंदर अपनी अलग अलग राय देंगे, तो उन सबके किसी की एक राय पे किसी का क्रिटिक आएगा, किसी की एक राय पे किसी का क्रिटिक आएगा, तो उस हिसाब से एक बेस्ट कंस्ट्रक्ट होगी हमारे पास स्ट्रेटेजी जिसके जरिए हम कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी इसलिए जरूरी है। लेकिन नुकसान क्या है इंटरनल हायरिंग के? नुकसान ये है कि हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली वो स्किल्स पाए ना जाते हो जो आपको चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इंटरनल हायरिंग के अंदर फेवरेटिज्म और इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाए कि एक मैनेजर है उसका फेवरेट जो है ना वो अपना कोई दोस्त यार का बेटा लगवाया था उसने किसी जमाने में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसी को प्रमोट करके ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये फेवरेटिज्म हो गया। इंटरनल पॉलिटिक्स ये है कि जब इंटरनल हायरिंग होने का पता हो ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल हायरिंग करती है, तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो, मतलब किसी किसी का कोई काम है तो उसके लिए मुश्किल कर रहे हो, एक बंदा जो अपने अपने मतलब जो तरक्की कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसका काम रोक रहे हो, उसको ज्यादा एक्सेस ना दे रहे हो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि कहीं ये ज्यादा सीख गया तो ये प्रमोट ना हो जाए। मुझे एक पर्सन ए और पर्सन बी है, तो मैं चाहता हूं, मैं उसके ऊपर सुपरवाइजर हूं, मैं चाहता हूं पर्सन बी जो है उसको प्रमोशन मिले, तो पर्सन ए जो है उसको कम लिमिटेड काम फराम कर रहा हूं या ऐसा काम फराम कर रहा हूं कि उसका पूरा दिन उस सेम टू सेम सिमिलर टास्क के अंदर खत्म हो जाता है। जब पर्सन बी है उसको ऐसे टास्क दे रहा हूं जो अलग अलग नौयत के जिसमें उसको ग्रोथ मिले, तो ये फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरनल हायरिंग में। एक्सटर्नल हायरिंग में भी नुकसान आते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, एक तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है आपकी हायर, अगर आपने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर किया कि हमारे लिए इस जॉब डिस्क्रिप्शन को के लिए सुटेबल बंदा चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है बंदा हायर करने का, आपका अच्छा डिपार्टमेंट पूरा बिजी होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाकी इंप्लॉयमेंट मैटर्स को देखने के लिए, तो वो कोई और रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है आपकी जॉब प्लेस करके बाकायदा हायर करते, तो वो बाकायदा कंपनीज होती हैं जो रिक्रूटर्स होती हैं, जो जिन उन कंपनीज का कस्टमर वो होता है जो चाहते हैं हमें एम्प्लॉयज चाहिए, तो वो कंपनी हमें हमारे सामने आती है, हमें अपने कंपनी का पोर्टफोलियो देती है, कहते हैं हम देखें इतना अच्छा काम करते हैं, आप हमारे जरिए हायरिंग कर रहे हैं, तो हम उनको अपने आप प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है आप हायर करके दो हमें, तो उनकी फीस होगी जाहिर हमें पे करनी पड़ेगी, राइट।
या पोटेंशियल डिसरप्शन जो लिखा है ना उसका मतलब समझना कि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर एक्सटर्नल बंदे को लेके आए तो हो सकता है अलग एनवायरनमेंट का हो सकता है, एडजस्ट ना हो पा रहा, तो एक लिमिटेशन है एक्सटर्नल हायरिंग में। इंटरनल हायरिंग में भी लिमिटेशन है, पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन। अगर आप इंटरनली हायर करते हो किसी को, प्रमोट करते हो, तो उसकी उस जॉब रोल को कौन परफॉर्म करेगा, तो वो वहां एक स्किल गैप आ गया, तो हो सकता है नीचे वाली जॉब के लिए अब एक्सटर्नल हायरिंग करनी पड़ जाए, क्योंकि एक इंटरनली एक बंदे को नीचे से ऊपर लेके आए, तो तब तक वहां भी जॉब डिस्टर्ब हो सकता है ना काम। एक्टिविटी ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, या आपने कॉपी कर मतलब ये लिखना है और हर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, जाहिर सी बात है इतने समय क्या लिखोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। अच्छा खैर, ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को लेकर एक केस स्टडी है। विल रीड दिस, विल डू द एक्टिविटी, अनदर एक्टिविटी। ठीक है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी बोरिंग हो लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बोरिंग इसलिए क्या ना, उसमें बहुत ज़्यादा आपके विजुअल्स और ग्राफिक्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना बस एम्प्लॉयज़ के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से सारी बातचीत हो रही है। अच्छा जी, रिकमेंड एंड जस्टिफाई हु टू एम्प्लॉय इन गिवन सर्कमस्टांसेस। अब आप रिकमेंड करो और रिकमेंडेशन के साथ जस्टिफाई भी होना चाहिए कि आप किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए किसको हायर कर रहे हो। अब आप कह रहे हो भाई ये तो डिपेंड करता है उस सिचुएशन के ऊपर, नेचर ऑफ जॉब के ऊपर, ठीक है ना। नेचर ऑफ जॉब अगर ऐसी है कि जिसमें एक फ्रेशी भी चलेगा तो आप इंटर्नी लेके आओगे। हु विल यू हायर देन, यू विल बी हायरिंग इंटर्नी, एक फ्रेश ही बंदा, फ्रेश बंदा, ठीक है। इंटर्नी वो होता है जो एक ट्रेनिंग के लिए आपके पास से पहले अप्लाई करता है, इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा उसके साथ। आप जो है उसको हायर करने वाले हो तो इंटरनर समझ लो अपने आप को, चलो जो खुद हायर हो रहा है वो इंटर्नी है, सही है। इंटरव्यू लेने वाला बंदा इंटरव्यूअर होता है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो इंटरव्यू ही कह सकते हो उसको, ठीक है। तो आप सूटेबल कैंडिडेट को जॉब के हिसाब से, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उस हिसाब का ही बंदा लोगे। सो लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग अप देयर। हु विल यू हायर, यू विल हायर द कैंडिडेट जो आपकी जॉब को सूट, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कंपैटिबल है, ठीक है, दैट्स इट। सो ये यू विल रीड इट। एज कंसिडरेशन होनी चाहिए भाई, देखने में शायद लगे डिस्क्रिमिनेटरी ना हो जाए तो बड़ी एज वाले को हायर नहीं करेंगे। भाई काम कर सकते तो हायर कर लो, लेकिन कभी कभी काम, फॉर एग्जांपल आपकी जो जॉब है आपको उसमें यंग पर्सन रिक्वायर्ड है, सही ना, यंग रिक्वायर्ड है और एनर्जेटिक रिक्वायर्ड है। आप हायर कर रहे हो फॉर द पोजीशन के वो जो है ना, मिसाल के तौर पे कोस्ट गार्ड की पोजीशन है, उसके लिए किसी बुजुर्ग को आप हायर करने के लिए सोचोगे यार, लाइफ सेविंग, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन होती है, उसके अंदर बहुत एक्टिव बंदा चाहिए, तो यू विल कंसिडर एज एज वेल। बहुत यंग बंदा भी नहीं हायर करोगे उसके लिए, आप एक्सपीरियंस बंदा थोड़ा चाहिए होगा जो अच्छा स्विमर भी हो, ठीक है। सो एज इज अ कंसिडरेशन। और कभी कभी जॉब के अंदर वो चाहिए होता है, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है, तो वो तो ओल्ड ही होगा यकीनन, तो वो तो उसकी एज तो बड़ी होगी। ओल्ड से मुराद बहुत ओल्ड नहीं, लाइक, और फिर एक बंदा रिटायर, अगर आप उस पोजीशन के लिए रिटायर्ड एज वाले बंदे को नहीं रखना चाहते, सो यू विल नॉट, यू विल हायर समबडी अंडर 60। अच्छा, लेकिन एज की कंसिडरेशन रखते हुए ध्यान में रखना कि बिजनेस ने लीगल रेगुलेशंस को भी देखना है, कहीं गलती से बिजनेस जो है ना कुछ ऐसा ना कर जाए जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी हुआ ना अगर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस हो सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी जॉब दे रहे हैं, कि बाकायदा लिख के दे रहे हैं कि हम जो है ना सिर्फ जवान लोग अप्लाई करें, तो सिर्फ अंडर 21 अप्लाई करें, तो अंडर 21 अप्लाई करें उसकी आपके पास जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए कि नेचर ऑफ जॉब भी वैसी ही होनी चाहिए। अब आप सिंपल कह रहे हैं कि मुझे एक जना मिसाल के तौर पे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चाहिए जो कि अंडर 25 होना चाहिए ना, वाई डज इट मैटर 25 होना उसका, 35 क्यों नहीं हो सकता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, समझ रहे हो। सो उसमें जस्टिफिकेशन आपका नहीं होगी तो आप कहीं डिस्क्रिमिनेशन पर, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के बलबूते पे आप पे सू ना कर दिया जाए, केस ना कर दिया जाए। इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, फिर आप हायर करते हुए किसको हायर कर, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि भाई हम इंटरनली हायर कर रहे हैं, हु टू एम्प्लॉय, इंटरनली एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये रिकमेंडेशन है। जस्टिफाई करें भाई, ये जस्टिफिकेशन ये है कि किसी को जस्टिफाई करने बैठना नहीं है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट विद इन देम भी तो कोई वर्किंग करता है ना, इंटरनली हायरिंग क्यों करनी है, तो वहाँ पर एचआर के 3-4 जो हायर करने वाले हैं वो डिस्कस करके इस नतीजे पहुँचते कि जो नेचर ऑफ जॉब है इसमें इंटरनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमारे बिजनेस की,
तो हमारे बिजनेस की फॉर एग्जांपल एक अकेडमी है, वहाँ पर टीचर्स जो हैं वो जस्ट दे वर्क लाइक अ फैमिली, और उसके अंदर किसी पॉइंट पे भी बच्चा अप्रोच कर जाता है टीचर को, एट टाइम्स वो मैसेज ड्रॉप कर देता है, जब टीचर अवे भी हो तो वो रिप्लाई कर देता है बच्चों को, तो टीचर एनी टाइम अवेलेबल है बच्चों के लिए देखा जाए एक तरह से। सो इस चीज को समझने वाला, उसके अंदर क्या कोऑपरेशन चल रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझने वाला आप कहोगे कि शायद बाहर से बंदा जो बुलाएं वो इट्स लेस सुटेबल टू हायर फ्रॉम आउटसाइड, बिकॉज ये जो चीज़ है हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हासिल करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, और अभी हमें नीचे जूनियर पोजीशन का टीचर नहीं चाहिए, हमें एक सीनियर पोजीशन का टीचर चाहिए। तो हमारे पास जो जूनियर के थे वही अगर बच्चों के साथ प्रमोट हो गए सीनियर पोजीशन पे भी उनको पढ़ा रहे हो तो उनके साथ बच्चे कल्चर्ड है, सो इट्स बेटर टू promote them instead of hiring from outside because they know the culture and the culture knows them। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्सटर्नल स्किल्स चाहिए, आपकी मार्केटिंग एजेंसी है लेकिन कल तक आप प्रिंट मीडिया पे मार्केटिंग करते थे, अब आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग आती हो, ऐसे लोग हायर करने के लिए आप बाहर से ही उठाओगे, आपके अपने लोगों को आती ही नहीं, वो आप ज़्यादा अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाओगे लेकिन फिर भी जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल होता है वो तो नहीं है ना उनके पास, उसके लिए बाहर से हायर करना पड़ जाए शायद, कि अब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आउटसाइड से स्किल चाहिए, तो ऐसे में आप रिकमेंड करोगे हायर फ्रॉम द आउटसाइड। अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट बहुत मोडेस्टी के साथ करते हो, उनको इन्फॉर्म करते हो कि आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई एप्लीकेशन, वजह चाहो तो वजह भी बता दो ताकि वो बंदा काम करे अपनी उस वजह पे, ठीक है, और उसको पता चल जाए, वो आसरे में ना बैठा रहे कि जॉब अभी मिल जाएगी। अगेन एन एक्टिविटी विल हैव टू डू, तो बता रहा हूँ अगेन एंड अगेन कि इसके अंदर इतना स्पेस नहीं होगा अगर कि आप पूरी लिख सकें, तो फिर आप एक दूसरे किसी पेपर पर लिख के इसके अंदर वो पेपर को स्टेपल कर सकते हैं। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम एम्प्लॉयज, जल्दी बताता हूँ। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो फुल टाइम जैसे होती है ना, 9 to 6 टाइप की जॉब, 9 to 6 या 9 to 5 जॉब है, उसके अंदर 1 आवर की ब्रेक है, तो वो फुल टाइम है, सही। जबकि पार्ट टाइम क्या होती है, कहीं पर 4 आवर्स की जॉब है या वर्क रिलेटेड है कि आवर्स फिक्स नहीं है, आपको काम दिया जाएगा, आपने काम करना है। तो जो पार्ट टाइमर्स होते हैं वो कंपनी के, बिकॉज वो फुल टाइमर्स नहीं होते तो कंपनी के वो सारे बेनिफिट्स भी इंजॉय नहीं करते, उनको बस उनके वर्क रिलेटेड पे मिलती है पार्ट टाइमर्स को, तो उनको फायदे और नुकसान आते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर को क्या फायदा है कि उसका काम हो जाता है, ठीक है, कम पैसों में हो जाता है, क्योंकि अब मेडिकल नहीं फराम करना, गाड़ी नहीं फराम करनी पार्ट टाइमर को, बस वो काम के लिए बुलाया, कर लिया, भेज दिया। वो तो फुल टाइमर है जिसके नखरे उठाने पड़ते हैं, राइट। पार्ट टाइमर एनी टाइम अवेलेबल भी हो सकता है, फुल टाइमर का तो बंधा हुआ है ना, उस टाइम पे जिस टाइम पे जाना है उसने घर चला जाएगा वो। हाँ, वो ओवर सीटिंग होती है, लेकिन अगर वो नहीं बैठना चाहे, कभी कभी की खैर है, लेकिन कभी वो नहीं बैठना चाहे और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा था, आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखा था, तो नहीं बैठेगा, और आप उसको निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ी उसने ब्रीच किया आपने, उसमें लिखा ही नहीं था कि जब मैनेजर चाहे बिठाना एक्स्ट्रा तो वो बिठाएगा, नहीं लिखा वो। अगर होता और वो एक्सेप्ट करता है इस बात को, तो आप उसी को एक्स्ट्रा बैठाते जो आपका फुल टाइमर है, लेकिन नॉर्मली ऐसा अगर नहीं है तो आप किसी दूसरे आवर्स में, जब आपके एम्प्लॉयज चले जाते हैं तो किसी का काम कराना हो, तो आप एक्सटर्नली किसी को हायर करोगे, भाई हमारे एम्प्लॉयज 6 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद हमें 4 घंटे और हमारी मशीन पे काम करना है, प्रिंटिंग करवानी है, तो फुल टाइमर एम्प्लॉयज के अलावा पार्ट टाइमर्स भी रख लिए रात के लिए, एक्स्ट्रा 4 आवर्स वर्किंग, सो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, कि किसी वक्त भी आप रख सकते हो पार्ट टाइमर्स को। लेबर कॉस्ट लो होती है, क्यों, क्योंकि सिर्फ सैलरी या वेजेस देनी पड़ती है, वो नहीं देनी पड़ती आपने, जो है ना, उनको अदर बेनिफिट नहीं देता, वो फुल टाइमर्स के लिए होता है अपने। इसके अलावा देखो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का दोनों को क्या फायदा है, एम्प्लॉयर को तो फायदा है ही, साथ में एम्प्लॉय को भी फायदा, ये लिखोगे जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, जो हो सकता है पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो उसको कम आवर्स के अंदर ही पूरा काम कर लेता हो, तो उसके पर्सनल जिंदगी में उसका और टाइम बचेगा अपनी फैमिली के साथ गुजारने में, फ्रेंड्स के साथ गुजारने में, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में, राइट, तो एम्प्लॉय को भी फायदा है। और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर डाइवर्स सेट ऑफ, मतलब अलग अलग टैलेंट के लोग भी आ सकते हैं ना, किसी टाइम पे किसी को बुला के, कोई फॉर एग्जांपल आपने मार्केटिंग कैंपेन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है, तो किसी को हायर कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि हमारे मार्केटिंग कैंपेन को आप लीड करें, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक 3-4 महीने तक आपके साथ जुड़ा रहा, तो एक आपको फिर इसी तरह कोई और कभी कोई दूसरा कोई वर्क आया, ठीक है ना, तो उसके लिए पार्ट टाइम एम्प्लॉय हायर किया। ऐसा भी हो सकता है पार्ट टाइमर्स को ही फिर फुल टाइमर्स की जॉब आप ऑफर कर दो, ऐसा भी हो सकता है फुल टाइमर जॉब ऑफर की लेकिन लोग ही नहीं आ रहे काम कर रहे, तो पार्ट टाइम फिर आपने, कि लोग कह रहे हैं कि भाई फुल टाइमर कौन काम करे, आज का दौर में कम आवर्स के अंदर भी कमाया जा सकता है, तो फिर वो पार्ट टाइमर के तौर पे उनको हायर करना पड़ेगा।
लिमिटेशंस क्या है पार्ट टाइम की? लेस जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी कम होती है। वो जो फुल टाइमर होता है उसकी जॉब सिक्योरिटी है कि इस महीने अगर मैंने टारगेट मीट नहीं किया तो अगले महीने कर लूंगा, तो उसके अगले महीने कर दूंगा, उसको लगी बंदी मिल रही है, जॉब सिक्योर है उसकी। पार्ट टाइमर का ये कि यहाँ से 3-4 महीने के लिए मुझे 6 महीने की पार्ट टाइम मिली भी है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे कहीं और जना तलाश करने जाओ। क्लियर है? डिप्राइव्ड ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, डिप्राइव्ड मतलब डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग का मतलब महरूम, फ्रिंज बेनिफिट से महरूम रहता है पार्ट टाइम एम्प्लॉयर। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या? कंपनी की गाड़ी मिलना, हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, अकोमोडेशन मिलना, चाइल्ड केयर मिलना, ठीक है ना, हॉलीडे टिकट्स में, ये सारे ये फुल टाइमर्स के लिए होते हैं। मिल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, उमूमन नहीं मिलती ये चीजें पार्ट टाइमर, फुल टाइमर को मिलते हैं। सो यू विल जस्ट रीड द पार्ट टाइमर के फवायद और नुकसान, बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को मिक्स करके लिखे हुए, ठीक है। इसी तरह फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की पूरा आपका एक जो ना एरिया है वो कवर होता है। उसके बाद हम आते हैं सिलेबस को एक दफा एक नजर देख लें, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज देख लें। अब आते हैं देखो बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज और फुल टाइम एम्प्लॉयज तक यहाँ तक कर लिया हमने। उसके बाद आते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। उसमें क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू अ बिजनेस एंड टू एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग के बिजनेस को क्या फायदे हैं, बिजनेस अगर ट्रेनिंग करवाता है एम्प्लॉयज की तो उसके खुद बिजनेस को क्या फायदा है और एम्प्लॉयज को क्या फायदा है। एम्प्लॉयज के स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, कहीं से जाके कोर्स नहीं करना पड़ा, कंपनीज करवा के दे रही, एम्प्लॉयज अपने आप को अप स्किल करते हैं ट्रेनिंग से। और बिजनेसेस को क्या फायदा है, ट्रेन्ड एम्प्लॉयज अच्छा काम करके देंगे, कम एरर्स करेंगे, कम गलतियां करेंगे तो कम मटेरियल जाया होगा। समझ आ रही? बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद फवायद और नुकसान बता रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ये इस 2.3 के अंदर सेकंड उसके ऊपर आ गए। स्किल्स को इंप्रूव करता है, नॉलेज बेस बढ़ाता है और एम्प्लॉयज का एटीट्यूड भी इंप्रूव करता है। जब ट्रेन हो जाते हैं ना एम्प्लॉयज तो वो चेंज को एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनके एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देयर करियर ग्रोइंग नेचर के होते हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग ना दे तो हो सकता है डिमोटिवेट होने लगे। कभी कभी ट्रेनिंग के अंदर काउंसलिंग भी देनी पड़ती है, कुछ एक्टिविटीज करानी पड़ती है, टीम बिल्डिंग करनी पड़ती है, कुछ कभी पिकनिक भी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग हो सकता है। ये साथ ले गए तो हंसी खुशी खेले, एक्सपीरियंस किया, मूवमेंट्स टुगेदर, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ज्यादा यकजहती बढ़ी। टू इंश्योर द इफेक्टिव, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग इफेक्टिव हो तो पहले तो एम्प्लॉयज को उसका फायदा बताना जरूरी, कम्युनिकेट करने का, जो कि वो ट्रेन होंगे तो उनको कैरियर पाथ उनका इम्प्रूव होगा, चाहे वो यहाँ काम करना चाहे या कहीं बाहर भी जाना चाहे। वैसे ये बोलेंगे नहीं कि कहीं ये जगह छोड़ के भी जाना चाहो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग जो दे रहा है वो अपनी जेब से दे रहा है, तो ये जुमला अवॉइड ही करेगा कि अगर आप ट्रेन हो गए तो आप जा भी सकते हो। लेकिन वो कहेगा कि अगर आप ट्रेन हो गए तो आपका कैरियर ग्रोथ के चांसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाएंगे, ये लैंग्वेज यूज हो, तो उनको बेनिफिट्स दिखाओ ट्रेनिंग के, ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ट्रेनिंग के अंदर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसेसेस, ट्रेनिंग कब कब की जाती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मेथड आ रहा है। मिसाल के तौर पे कल तक किसी पुराने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना डाटा कलेक्शन था वो पुराने सॉफ्टवेयर में कर रहे थे, अब उससे एफिशिएंट सॉफ्टवेयर आ गया और ज्यादा अच्छा। पहले हर पीसी पे अलग अलग काम होता था, उसको जोड़ने के लिए यूएसबी से काम निकाल के दूसरी पीसी में डालना पड़ता था, इस तरह। अब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया कि चारों पीसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर ट्रेन कर रहे हैं भाई ये देखो सर्वर इस तरह खुलता है और उसके अंदर अपनी फाइल्स आपने यहाँ रखनी है, फिर वहां से जो है ना फाइल्स एक बंदे को दूसरे बंदे को ट्रांसफर करने, तो वो एक मिडिल फोल्डर बनाया हुआ पिक एंड ड्रॉप के नाम से, उसके अंदर डालनी है फाइल्स ताकि दूसरा बंदा वहां से उठा ले। सही, ये इस तरीके से करके आपने ट्रेन किया, ये ट्रेनिंग है एक नई चीज आने की वजह से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसेस, नया प्रोसेस या नया इक्विपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आया तो ट्रेन करते हो आप। और क्यों ट्रेन कर रहे होते हो? किसी आपकी वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हो कि वर्कफोर्स आपकी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करे, कल तक जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए उनको नए मेथड सिखाए कि आप अपना टाइम और कैसे बचा सकते हो। आगे जाके जब आप देखोगे ना ऑपरेशंस किस तरह से होता है कंपनी के अंदर, तो उसमें आप ये भी देखोगे प्रोडक्शन को किस तरीके से हम स्ट्रक्चर करते हैं अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि प्रोडक्शन बड़ी एफिशिएंट हो। तो कल तक हो सकता है आपका कटिंग डिपार्टमेंट कहाँ था, स्टिचिंग डिपार्टमेंट कहाँ था, स्टोर कहाँ था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था ऑर्गेनाइजेशन का। आप रीस्ट्रक्चर किया ऑर्गेनाइजेशन को कि आपके रॉ मटेरियल वाला स्टोर, उसके फौरन बाद कटिंग डिपार्टमेंट है, उसके फौरन बाद स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, उसके फौरन बाद वेयर हाउस वो वाले जहाँ पर स्टिच हुई हुई प्रोडक्ट जाती है। तो उसको इस तरह से लाइन में
बनाया। तो लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई आपने जब मान लेना वहां नहीं लेने जाना है, नई जगह है, अब यहाँ स्टोर बनाएंगे, अब तो अब यहाँ से आपने माल उठाना है, ये वाले पर्चे फिलअप करना है ताकि हमारा प्रोडक्शन फ्लो तेज हो जाए। सही, सो दैट नीड्स ट्रेनिंग। अप स्किल करने के लिए सुपरविजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। देखो ट्रेनिंग करने से क्या होता है, सुपरविजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, आपको किसी को सुपरवाइज कम करना पड़ता है ना, गलतियां कम करेगा वो। दिस इज व्हाट यू विल रीड। ट्रेनिंग 3 तरह की होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। इंडक्शन ट्रेनिंग वो जब किसी को हायर करते हुए ट्रेनिंग देते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो, अच्छा इंडक्शन ट्रेनिंग किसी को हायर करते हुए देते हो, दैट्स वन थिंग। अब इंडक्शन ट्रेनिंग के भी अंदर 2 तरह से आप कर सकते हो, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब ये कि जब हायर किया तो उसको डायरेक्ट काम करते हुए ऑब्जर्व करवाया कि देखो हम ये काम यहाँ पर ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकली काम करवाने बिठा दिया। ये तब करेंगे जब एरर इतने एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है ना, कि ठीक है टूल्स एंड इक्विपमेंट पकड़ो और शुरू हो जाओ काम करना। एक पॉइंट गलत छेगा, दूसरी गलती से सही कर देगा, राइट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये करते करते सीखे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब पहले अलग से क्लासेस दो, उसके बाद सही। मिक्स भी हो सकता है कि पहले अलग से क्लासेस दिलाए। फॉर एग्जांपल अगर आप मिसाल के तौर पर अपने ट्रांसपोर्टिंग की कंपनी है, ड्राइविंग जो है वो आप सिखा रहे हो अपने ड्राइवर्स को, सीख के तो आए ड्राइविंग, लेकिन आप अपने मेथड्स के जरिए सिखा रहे हो कि हम ड्राइविंग करते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो पहले उनकी क्लासेस ली बाकायदा कि इस चीज़ का ख्याल रखना है, नोट्स बनवाए सारे। उसके बाद फिर उनको ट्रक्स दिए और कहा कि अब ड्राइव करके दिखाओ हमारे स्टैंडर्ड्स के तहत। वैसे तो आप कल तक ट्रक ड्राइव कर रहे थे, लेकिन कोई खास रूल्स फॉलो करते हुए ज़्यादा आप शहर के रूल्स फॉलो करते हो। हम तो शहर के रूल्स फॉलो करते हैं, साथ में हमारे अपने भी रूल्स फॉलो करने होते हैं, सही है। तो वो सारे रूल्स फॉलो करते हुए अब ऑन द जॉब भी करवाया उसको, तो ऑफ द जॉब ऑन द जॉब का मिक्स भी हो सकता है। अच्छा इंडक्शन ट्रेनिंग वो होती है कि जब हायर करते हुए ट्रेन करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले से एम्प्लॉयज मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको ट्रेन कर रहे हो, तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर नहीं आएगा। वो तो ये होगा कि बस उनको ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देनी है, वो आप दे दोगे, सही है। लेकिन जब न्यू हायर कर रहे हो एम्प्लॉय को तो उसको भी आप ऑन या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हो। खैर, तो इंडक्शन ट्रेनिंग के अपने फायदे नुकसान, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के फायदे नुकसान, ठीक है। नोविस, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, व्हेन वेयर अ नोविस ऑब्जर्व्स एंड लर्न्स। नोविस वो होता है बिगनर, ठीक है ना, बिगनर कहलाता है नोविस। तो वो ऑब्जर्व करता है प्रोसेसेस को बाकायदा देख कर और सीखता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होती है देख कर या परफॉर्म कर ऑब्जर्व करता है बाकायदा कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, दैट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके अपने फायदे नुकसान आता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अपने फायदे नुकसान आता है। इसको तो इमेजिन क्या करोगे, क्लासेस हो रही है कहीं पे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यही भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को आप कोई दवाई बनाना सिखा रहे हो, तो आप उसको ऑन द जॉब नहीं कर रहे, आप उसकी क्लासेस दिला रहे कि ये इस केमिकल फॉर्मूले से है, तो हमें आप लोग सबको ना इस तरह के इक्विपमेंट फराम किए जाएंगे, तस्वीरों में दिखा रहे हो खाली, या फिजिकली भी दिखा दिए लेकिन काम लेना नहीं शुरू करा। ऑन द जॉब पे जब जाओगे तो काम लेना भी शुरू करोगे। तो मिक्स ही होता है ऑन द जॉब ऑफ द जॉब का, इसको ब्लेंड ही करते हैं आप। Why reducing the size of the workforce be necessary? वर्कफोर्स का साइज रिड्यूस करना नेसेसरी क्यों होगा, डाउन साइजिंग पे आ गए अब हम, ठीक है ना। एक कंपनी के अंदर ऐसा हो सकता है कि कभी वर्कफोर्स को डाउन साइज करना पड़ जाए, तो उसको मैंने शुरू में ओवरऑल बता दिया कि दो वजूहत हो सकती है, दो तरह की डाउन साइजिंग हो सकती है। एक होती है रिडंडेंसी कि अब आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है वो एम्प्लॉइज, और एक है डिसमिसल कि वो एम्प्लॉइज तो रिक्वायर्ड है, उस पोजीशन पे बंदा तो रिक्वायर्ड है, लेकिन ये बंदा नहीं चाहिए। तो क्यों भाई, मैं क्यों नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? नहीं, इसलिए नहीं, आपका बिहेवियर सही नहीं है या आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, ये वजूहत हो सकती है। परफॉर्मेंस सही नहीं है तो ट्रेन करो, हाँ ट्रेनिंग करके देख लिया, लेकिन आप तो पंक्चुअल ही नहीं हो, तो आप हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप खुद ब्रीच कर रहे हो। टाइम पे आना था, आप टाइम पे आते ही नहीं, आप जब चाहे छुट्टी कर देते, कोई इन्फॉर्म नहीं करते आप, सही है। या आपका कंडक्ट सही नहीं है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी भी बेसिस पे आप डिसमिसल कर रहे हो। जबकि रिडंडेंसी क्या होता है, हमारा डिपार्टमेंट बंद हो रहा है, अब हम यहाँ से अपने ऑपरेशन खत्म कर रहे हैं, तो अब ये होती है रिडंडेंसी। डिसमिसल के अंदर तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो एम्प्लॉय ने जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मतलब जो उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं टी एंड सीज भी कहता है, टी एंड सी टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, आप उसको पूरा नहीं उतर रहे, हम आपको निकाल लें, सही। तो इसमें तो नोटिस पीरियड की भी जरूरत नहीं है, बस उसी दिन से निकाल दो। नोटिस पीरियड वो होता है कि निकालने के बाद कुछ अर्सा रखते हो,
जब आपको वाकईतन खत्म करनी होती है ना एम्प्लॉयमेंट जिस दिन से, उससे 1 महीना पहले उमूमन 1 महीने का नोटिस होता है, कभी 3 महीने का भी होता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना कि कंपनी अगर रिडंडेंट करना चाहे तो वो 1 महीने का नोटिस पीरियड देगी, और एम्प्लॉय खुद निकलना चाहे तो उसने 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना है, तो फिर उस पर जो है ना ब्रीच नहीं होना चाहिए। एक एम्प्लॉय उसको कहीं और जॉब मिल रही, लेकिन वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर चुका था, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर चुका था कि मुझे कहीं स्विच करना होगा तो मैं 3 महीने पहले बता दूंगा, लेकिन उमूमन कोई करेगा नहीं ये वाला साइन। तो कहेगा कल को मुझे कहीं जॉब चाहिए हो तो मैं 3 महीने पहले, हो सकता है वो जिसके वहाँ जॉब चाहिए हो कहे कि आ जाए इमीडिएटली, तो उसको मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि मैं नोटिस पीरियड अपना गुजार लूँ जो कि उमूमन 1 महीने का होना चाहिए। तो कंपनी भी वेट थोड़ी करेगी 3 महीने, तो 1 महीने का ही रखो दोनों तरफ से, कि एम्प्लॉय खुद निकलना चाहिए या एम्प्लॉय निकालना चाहिए तो 1 महीने का नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड वो होता है कि अब आपको बता दिया गया है कि अब आपको निकाले जा रहे हो, तो बस ये आपका आखिरी महीना है जिसमें आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप नए बंदों को सिखा दें, या वो बंदा खुद छोड़ के जाना चाह रहा है, रिजाइन करके जाना चाह रहा है, तब भी उसने 1 महीना आना है और उसको उसकी पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन डिसमिसल पे नोटिस पीरियड नहीं है। डिसाइड क्या फारक, रिडंडेंसी के अंदर पेमेंट्स करनी पड़ती है, वो नोटिस पीरियड का भी पेमेंट करनी पड़ती है कि आप जॉब पोजीशन खत्म तो कर रहे हो, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत और एम्प्लॉयमेंट लेबर लॉज जो होते हैं आपकी मुल्क में, उसके तहत कंपनीज इस चीज़ पे बाउंड होती है कि आप रिडंडेंसी पे करोगे। मतलब एक तो एम्प्लॉय ने इतना अर्सा जो काम किया उसके प्रोविडेंट फंड्स वगैरह जमा वो तो दोगे ही दोगे, साथ में उस महीने जो नोटिस पीरियड है वो भी पे करोगे उसको। और इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिडंडेंसी पेमेंट एक्सेप्ट की है ना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, जब कि अगर हमने आपको खुद रिडंडेंट किया तो हम आपको 3 महीने की सैलरी देंगे निकालते वक्त, बुलाएंगे नहीं 3 महीने, 3 महीने के बराबर सैलरी देंगे अगर, तो वो देनी पड़ेगी, सही है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये वाले बेनिफिट्स दे रही होती है वहां पर फिर लोग ज्वाइन भी करना चाहते हैं ना। अब एक बंदा जो कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, तो वो चाहेगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए कि जो निकालने की भी सिक्योरिटी देती है, जब निकालते वक्त भी 3 महीने का टाइम देती है, सही है। तो 3 महीने की सैलरी मिले ताकि वो अगली किसी जॉब में 3 महीने उसके बाद सोचने का टाइम होता है कि क्या मैं कहाँ लगूँ, नेक्स्ट बेस्ट अप्लाई करूँ, 3 महीने की सैलरी तो आ रही है, सही है। मतलब रिडंडेंसी इस तरह की, सो यू विल रीड इट, यू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड सिचुएशंस दैट रिक्वायर डाउनसाइजिंग द वर्कफोर्स। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब वर्कफोर्स को कम करना पड़े। ऑटोमेशन, अब मशीन से काम होने लग रहा है, तो जो 500 लोग थे आपकी कंपनी के अंदर, अब 50 लोग रिक्वायर्ड और बाकी मशीनरी आप मंगवा रहे हो, उससे काम होगा। तो अब 450 लोगों को रिडंडेंट करना है आपने, विच इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। जो रिडंडेंसी कर रहे होते हो, जब उसकी भनक पड़ जाती है ना तो ट्रेड यूनियन स्ट्राइक शुरू हो जाती है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते नए सिस्टम को, ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट्स को ख़त्म कर रहा है नया सिस्टम, सही है। या फिर ये डिमांड करें कि अगर यहाँ से निकालें तो किसी और रोल के अंदर हमें रोटेट करें, किसी और जॉब के अंदर रखें इन एम्प्लॉयज़ को, सही। या फिर ये डिमांड करें कि अगर रिडंडेंट कर रहे हैं अचानक से इतना, तो ऑल दो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने लिखा है लेकिन आप 6 महीने की पे दें, सब कुछ भी करके वो स्ट्राइक्स। वरना हम अभी से तो मशीनरी नहीं लगा सकते ना, अभी से तो मशीनरी फौरी तौर पे नहीं लगा सकते, वो सब काम बंद कर देंगे तो मशीनरी जो आ रही है उसकी पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे, इतने पैसे भी शायद ना हो। तो सर बताए ना एम्प्लॉयर, जो वो ना बताए, पता चल जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर कर रही है मशीनरी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है कि फला चीज़ की पेमेंट जा रही है, एक मशीन आ रही हो किस पर्पज़ के लिए, वो लोगों की जगह काम, तो लोगों को भनक पड़ जाएगी एक को दूसरे। सब ट्रेड यूनियन के तकरीबन बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सही है, तो वो तो पहुंच जाती बात। खैर ऑटोमेशन होने लग जाए अगर, हम तो उस बात पे प्रोटेस्ट वगैरह छोड़ो, अगर ऑटोमेशन होने लग जाए तो क्या फिर कम एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होंगे, तो जो रिक्वायर्ड जितने हैं उसके अलावा को आपको रिडंडेंट करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई कि भाई वो कोविड के टाइम पे आप लोग को रखा था कि हमारी कंपनी के मास्क बहुत बिक रहे थे बन के, अब हमें नहीं है रिक्वायर्ड वर्कफोर्स, अब मास्क की डिमांड कम हो गई है, तो अब हमें इतनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज रिक्वायर्ड नहीं है, सो वी हैव टू क्लोज आवर फैक्ट्रीज। 10 फैक्ट्रियों से अब में से 8 बंद करनी पड़ेगी, अब सिर्फ 2 ही फैक्ट्रियाँ खुली हैं कि अब पूरे मुल्क के अंदर इतने मास्क की डिमांड है कि 2 फैक्ट्रियाँ भी पूरी कर लें, तो समझ लो फॉलिंग डिमांड की वजह से रिडंडेंट करना पड़ता है। फिर आपका बिजनेस कोई बंद हो रहा हो पूरे तौर पे, जो शॉप आप बंद कर रहे हो तो वहां से बंदा भी निकाल ही दोगे, भाई नहीं रख सकता, ये पकड़ो 1 महीने की सैलरी और ढूंढो कोई दूसरी जगह। इसी तरीके से रीलोकेशन ऑफ ऑपरेशन के, भाई हम आपको निकाल नहीं रहे लेकिन आप खुद बताओ हम इस शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और हम अकोमोडेशन अपनी जेब से देना नहीं चाह रहे, तो आप खुद अफोर्ड कर लोगे अकोमोडेशन, वहाँ रह लोगे, तो आ जाओ वहाँ हमारे जॉब वहाँ पर काम कर लो शहर में। तो ये भी एक तरह से रिडंडेंसी करनी पड़ेगी ना, राइट। वो बंदा कह रहा है मैं दूसरे शहर भी काम करने के लिए राजी हूँ, आप कहोगे कर लो,
लेकिन वो कह रहा है लेकिन आपकी सैलरी यही मिलेगी। फिर सोचता है कि यार वहाँ अगर दूसरा मुल्क जाऊँगा तो वहाँ तो मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, यहाँ तो घर अपना है, तो वहाँ रेंट कैसे निकालूंगा, तो नहीं आएगा। मर्जर्स एंड टेक ओवर्स, एक बिजनेस है उसको कोई दूसरा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है या मर्ज हो रहा है उसके साथ, तो अब न्यू मैनेजमेंट आ गई है, वो नहीं रखना चाह रही तो नहीं रखेगी। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन भी एक वजह होती है कि अगर एक नेशनलाइज्ड बिजनेस, एक कंपनी, एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, वो किसी प्राइवेट वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गई, प्राइवेटाइज हो गई, तो प्राइवेट ओनर्स वो किसी पॉलिटिकल लीडर के रखे हुए लोगों को थोड़ी रखेंगे, वो चाहेंगे भाई जो परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉयज है वही रखेंगे, और जितने की रिक्वायर्ड है उतने ही रखेंगे। तो यूके की अगर एयरलाइंस, कोई ब्रिटिश एयरवेज अगर प्राइवेटाइज हुई होगी तो उन्होंने रिडंडेंसी की होगी, बहुत सारे लोगों को निकाला होगा और लॉसेस से कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी में कन्वर्ट कर दिया एक ही साल में। रिकमेंड एंड जस्टिफाई विच एम्प्लॉयज टू मेक रिडंडेंट, जैसे था ना, आप रिकमेंड करो, जस्टिफाई करें किसको रखना है किसको निकालना है, डिपेंड करता है अगेन फैक्टर्स पे कि कौन से जॉब रोल, क्या कौन सा जॉब रोल हमारे पास से खत्म हो रहा है, वो एम्प्लॉयज निकालना है, पूरी कंपनी के सारे थोड़ी निकाल देने। एक स्पेसिफिक जॉब रोल है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे मशीनरी आके काम करेगी। अब आपने बहुत सारे लोग रखे हो जो पैकेजिंग, आपकी पैकेजिंग कंपनी है, अब पैकेजिंग मैनुअली नहीं हो रही, मशीनरी के साथ हो रही है, जो मशीन ऑपरेट करने वाले 2 बंदे चाहिए बस, 50 लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं, अब सिर्फ 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी आ गई, तो 48 लोग जो निकालेंगे तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट के निकलेंगे, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थोड़ी निकलेंगे। समझ आ रही है? हाँ, ये हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट के भी लोग शायद निकालने पड़े फिर, क्योंकि पहले एचआर डिपार्टमेंट में 3 लोग थे जो 50 लोगों को देखते थे, अब 2 ही लोग रह गए जिनको देखना है, तो एचआर डिपार्टमेंट से भी 2 निकाल दिया, एक बंदा भी कर सकता है 2 लोगों का काम, तो सही ना। कल को एचआर वाले रिडेंडेंट करे था, वो खुद ही रिडेंडेंट हो गया आज, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर कंडक्ट कि कौन से एम्प्लॉय को नहीं निकालना वो भी देखो, और कौन से को रिडेंडेंट करना, अगर रखने ही है और नहीं को रिडेंडेंट तो करना ही है। मिसाल तौर 50 एम्प्लॉयज उसमें से 25 हटाने हैं क्योंकि अब मशीनरी आ रही है, तो रिडेंडेंसी तो करनी है, उसमें आप वो 25 रखोगे ना जिनका कंडक्ट बेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस जिनकी बेस्ट है उनको रखोगे, तो बाकियों को आप रिडेंडेंट करोगे। क्वालिफिकेशन में जो ज़्यादा पूरे उतरते हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्टीज हैं जिनको, उनको रहने दोगे आप अपने पास, सही है। लेंथ ऑफ सर्विस, अच्छा फिर लेंथ ऑफ सर्विस को भी थोड़ा कंसिडर करोगे कि जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस आपके साथ ज़्यादा रही है तो आप उसके साथ लॉयल्टी दिखाओगे क्योंकि उसने आपके साथ लॉयल्टी दिखाई। अगर उसको निकाल दिया आपने इसलिए, हाँ मिसाल तौर लेंथ ऑफ सर्विस इतनी ज़्यादा हो गई कि वो तो रिटायर होने वाला है, सही ना, तो उसको निकाल देते हैं। भाई जो रिटायर होने वाला है उसको तो नहीं निकालने, तो खुद ही निकल जाएगा ना, निकालने ही अगर 25, ठीक है ना। अब आपने 25 बेस्ट सिलेक्ट कर लिया, 25 हटाने, हो जो 25 हटाने उसमें से 5 ऐसे हैं जो 2-3 महीने बाद खुद ही निकल जाएंगे रिटायरमेंट की वजह से, तो आप कहो कि मैं ऐसे 20 निकालता हूँ क्योंकि 2-3 महीने बाद खुद निकल जाएंगे, 2-3 महीने की तो वैसे भी सैलरी देनी है आपने रिडेंडेंसी के अंदर भी, तो नहीं तो खुद ही निकल जाएंगे नेचुरली, तो आपने सिर्फ 20 निकालने हैं फिर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सर्विस जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसको आप रखेंगे मोरल ग्राउंड्स के ऊपर, ताकि एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट हो, मोटिवेशन बूस्ट हो, कि लोगों एम्प्लॉयज को देखिए कि यार जो पुराना है ना तो कंपनी उनको रहने दे रही है, जो कंपनी के साथ लॉयल है कंपनी उसके साथ लॉयल है, पुरानों को निकाल दिया नए को रहने दिया तो फिर एक अजीब सा सीन है, जो दूसरे पुराने हैं उनको जो है ना डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, अगर वजह यह निकालने की भाई पुराने को इसलिए नहीं निकाला कि जो है ना हमें पुरानों को निकालना था, हमने देखो स्पेसिफिकली 2 पुराने बंदों को निकाले, बाकी पुराने रहने दिए, वो 2 इसलिए निकाले क्योंकि वो पुराने तो थे लेकिन कंपनी के अंदर ग्रोइंग नहीं थे, वो ना उनकी खुद की ग्रोथ हो रही थी ना उनकी वजह से कंपनी की ग्रोथ हो रही थी, वो कंपनी के साथ नहीं चल सकता, तो निकाल दिया तो सही है, फिर तो किसी का मोरल डाउन नहीं होगा। लेकिन परफॉर्मिंग लोग जो कि पुराने हो गए उनको निकाल रहे होगे तो बाकी जो बच गए परफॉर्मिंग और पुराने लोग वो हो जाएंगे, मतलब हर्ट हो जाएंगे इससे। तो लेंथ ऑफ सर्विस को भी कंसिडर करना पड़ता है, किसको निकालना है किसको रिडेंडेंट करना है, ये वाला डिसीजन लेते वक्त ये देखना है कि जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है, एक्सपर्टीज ज़्यादा है, उसको रहने देना अपने पास। सो दीज आर द फैक्टर्स। लीगल कंप्लायंस देखना है कि भाई कितने लोगों को निकालना है, और इसको देखने के लिए एम्प्लॉयमेंट लॉज भी देखने पड़ेंगे ज़रा। पता चला आपने ओवर रिडेंडेंसी कर दी तो आप पे केसेस हो गए कि अनफेयर रिडेंडेंसी की, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको काम था लोगों का फिर भी रिडेंडेंट किया उसने, कैसे पता काम था, क्योंकि हमें रिडेंडेंट करके उसी पोजीशन पे और नए बंदे हायर किए, ठीक है, हालांकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का फेवरेटिज्म दिखाया, डिस्क्रिमिनेशन की ना। सेम चीज सेम लोग पुराने वाले जो कर रहे थे
और शायद बेहतर कर रहे थे, नए लोग बिठा दिए जो उतना अच्छा भी नहीं करेंगे जितना पुराने लोग कर रहे थे, तो फिर क्यों निकाला? ऑर्गेनाइजेशन कहीं डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है? सो फॉर एग्जाम्पल एक नया वो आ गया, एक नया मैनेजर आ गया, उसने क्या किया, वो रेसिज्म वाला है कि भाई काले भी काम करे गोरे भी काम करे मेरी कंपनी में। वो नया मैनेजर है, उसको काले पसंद नहीं है, तो उसने निकाल दिया, कहा रिडेंडेंट करें, जॉब्स आर नो मोर रिक्वायर्ड, दीज पोजीशंस आर नो मोर रिक्वायर्ड। अब वो भी देखेंगे, उनकी भी अकल काम करती है, भाई परफॉर्मिंग है, हमसे कम परफॉर्मिंग जो बंदे हैं, अगर कुछ गोरे जो रहन दिए और हमसे कम परफॉर्मिंग है उन्हें रहन दिया और हमें निकाला, तो अनफेयर डिसमिसल हुआ। ठीक है, ये अनफेयर हुआ, ये रिडंडेंसी नहीं कहलाएगी, फिर एक डिसमिसल कहलाएगा। और डिसमिसल फेयर वाला नहीं, अनफेयर वाला। फेयर डिसमिसल वो होता है कि एम्प्लॉय ने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय ने मिस परफॉर्म किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इल बिहेवियर दिखाया, फ्रॉड किया किसी किस्म का, तो वो तो डिसमिस करना है, वो तो फेयर। जब आप रिडंडेंसी के नाम पे निकाल रहे हो, रिडंडेंसी कब होती है? जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो सही चल रहा है, लेकिन आप बोले एम्प्लॉय को कि पोजीशन रिक्वायर्ड नहीं है, सही है, तब आप निकाल लो, तो फेयर फेयर रिडंडेंट, फेयरली रिडंडेंट करो ना। जो बेस्ट परफॉर्मर है उसमें ये थोड़ी देखो काला या गोरा है। आपने 50 में से 25 काले निकाल दिए, 25 रहने दिए सारे गोरे, तो या एक दो गोरे भी निकाले खाना पूरी के लिए, लेकिन समझ में तो आ ही जाता है ना। अच्छा, जो 25 निकाल दिए चलो ठीक है, उसके बाद 5 लोग और हायर किए उन्हीं जॉब रोल्स के लिए, तो जिसको निकाल दिया उनको कैसे पता चलेगा? चल जाता है पता भाई, किसी ना किसी तरह कोई तो सोर्सेज होती है, बता देती है, वो नहीं तो ट्रेड यूनियंस होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जैसे ही भनक पड़ जाती है निकाले जाने वाले एम्प्लॉय को, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? वो केस कर देगा, कहां पर? एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल को लॉ मतलब लीगल सिस्टम के अंदर, लीगल सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं, सिटी कोर्ट्स होते हैं, फिर स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं, जैसे मिलिट्री के अलग स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, आर्मी के केसेस देखते हैं, इस तरीके से इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियल कोर्ट्स होता है, या एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स कह दो। तो इंडस्ट्रीज के जो कोर्ट्स होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, वहां पर केस करेगा जाके एम्प्लॉय कि मुझे अनफेयरली डिसमिस किया गया। तो लीगल कंप्लायंस जरूरी होती है आप जब वो कर रहे होते हो, रिडंडेंसी कर रहे होते हो। इसके अलावा लीगल कंप्लायंस मतलब तो इस हमें एम्प्लॉयमेंट लॉज को देखना पड़ता है जब रिडंडेंट कर रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा हमें सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है कि भाई अगर रिडंडेंसी करेंगे तो लोग जॉबलेस होंगे, सही है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना होता, ओवरऑल सोचना पड़ता है। याद रखना कि आप बहुत कम पैसों में गाँव, आप इसको छोटी मिसाल से समझोगे, इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा अच्छे समझोगे, लेकिन एक छोटे गांव की मिसाल लेता हूँ। एक गांव है जिसके अंदर एक शॉप है, इसी तरह के 5-6 और शॉप्स हैं, इसमें लोग काम करते हैं, इसमें भी लोग काम करते हैं, इसमें भी लोग काम करते हैं, इसमें भी लोग काम करते हैं। इस शॉप ने क्या किया कि अपने 3 लोगों को हटा दिया और कोई नया प्रोसेस ले आए, तो 3 लोग कम हो गए, ये 3 लोग जॉबलेस हो गए। और ये शॉप किसी मशीन से अपनी प्रोडक्ट्स बनाता रही है, ये 3 लोग जॉबलेस हो गए। अब क्योंकि ये 3 लोग जॉबलेस हो गए, तो ये 3 लोग यहाँ से जो माल खरीदते थे, यहाँ से खरीदते थे और यहाँ से खरीदते थे, वो कम कर गए, बल्कि अपनी खुद ही खेती बाड़ी करके माल अपना खुद बनाना शुरू हो गया, क्योंकि उनके पास ज़मीन जो है बस अब वही है, पैसे तो है नहीं। तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा भाई हमारी डिमांड कम हो गई, उन्होंने एक एक निकाल दिया, सही ना, अपने पास से, तो और लोग जॉबलेस हो गए, और लोगों ने अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दी, तो और डिमांड्स कम हो गई। समझ आ रही है? क्यों डिमांड कम हो गई? क्योंकि जो जॉबलेस हो गया उसके बाद इनकम नहीं है खरीदने के लिए माल। सो एट अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट भी यही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन रिडंडेंट करती चली जाए ना, ऑटोमेशन थ्रू आउट होती चली जाए, मशीन से सारा माल बन रहा है, तो खरीदने की ताकत नहीं है अब लोगों में, क्योंकि वो पहले ऑन जॉब थे। तो भाई मैंने सिर्फ निकाला है ना, सिर्फ आपने की बात नहीं, आपने निकाला है ना, जिस तरह ऑटोमेशन लाके बाकी सब भी एक एक करके ऑटोमेट कर रहे हैं अपने प्रोसेस को, सभी निकाल रहे हैं। तो आपने अपने लोग निकाले जो कहीं और से कुछ खरीदते होंगे, कई और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने लोग निकाले। एक तो आपके अपने लोग भी आपसे कुछ खरीदते होंगे ना, आप डबल रोटी बनाने वाली कंपनी हो, आपके लोग सैलरी लेके जब घर जाते हैं तो रात को अपनी बेकरी में जाके निकल के डबल रोटियां जो खरीदते हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो लोग तो नहीं खरीदेंगे, इनकम लेवल्स कम हो गई। इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो भी ऑटोमेट करे प्रोसेस, वो भी अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा निकाले। अब सबने अपने लोग थोड़े थोड़े निकाल दिए, तो हर ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े थोड़े लोग निकल के बहुत सारे लोग निकल गए, टोटल मार्केट में बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं, तो अब मार्केट में डिमांड बहुत नीचे आ जाएगी। तो अब आप कहोगे कि यार पहले तो मैंने ऑटोमेशन की वजह से निकाले थे, अब जो मैं निकाल लो लो डिमांड की वजह से निकाल लो, तो ये तो आप एक ऐसी साइकिल में चले गए, और निकालोगे और लो डिमांड होगी। समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप ब्रॉडर इंपैक्ट भी देखोगे रिडंडेंट करते वक्त, सही है। अच्छा, और साथ में एक इसने टिप दी हुई है एंड में कि भाई
एचआर डिपार्टमेंट को चाहिए कि जब रिडंडेंसी प्रोग्राम चलाए ना, तो ऐसे लोगों को उसमें इंक्लूड ना करे जो कुदरती खुद ही छोड़ के जाने वाले हैं, जैसे जो रिटायरमेंट की वजह से जाने वाले हैं, या जो रिजाइन वैसे ही देने वाला है, जिसने बता दिया कि मैं रिजाइन दे दूंगा इस महीने वैसे ही, अब रिडंडेंसी भी करनी है आपने, तो जो रिजाइन ऑलरेडी देने वाला है उसको थोड़ी खाते में लोगे, तो ऐसे ही छोड़ के जाएगा। वो रिजाइन वैसे ही दे रहा है, आप उसको कह रहे हो मैं रिडंडेंट कर रहा हूँ, तो बेवकूफ आप, कि वो खुद रिजाइन करेगा तो 1 महीने की सैलरी शायद हो, आपकी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा खुद रिजाइन करोगे तो 1 महीने का नोटिस पीरियड सैलरी मिलेगी, लेकिन कंपनी रिडंडेंट करेगी तो 3 महीने की सैलरी मिलेगी। वो एम्प्लॉय भी बड़ा अक्लमंद होगा जिसको पहले से पता हो वो रिजाइन तो देने वाला था, लेकिन रिडंडेंसी प्रोग्राम आने वाला है, वो छुपा देगा अपना रेजिग्नेशन ताकि उसको रिडंडेंसी प्रोग्राम में डाल दे। खुशी खुशी अब वेट कर रहा है कि मुझे भी रिडंडेंट करेंगे, क्योंकि उसको जॉब दूसरी मिल रही है बहुत अच्छी, लेकिन क्योंकि वो काम का बंदा था बाकियों को रिडंडेंट कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे। तो यार ये क्या, 3 महीने की सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी, चलो फिर इसने रिजाइन दे दिया। लेकिन ये नहीं करेगा कि इसको रिडंडेंट होने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन का तोड़ दिया इसने, ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना सोफे फाड़ दिए, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, फिर तो 1 महीने की सैलरी उसको नहीं मिलेगी। लेकिन डिसमिस करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद के लिए भी आसान नहीं होता। अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन का बंदा डिसमिस करेगी ना ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो अगले दिन से खत्म उस बंदे का आना, तो उसका सारा काम अगला बंदा को कौन सिखाएगा। लीगल कंट्रोल्स ओवर एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बाकायदा उस मतलब गवर्नमेंट्स की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं, और एम्प्लॉयज जो है दे कैन ऑलवेज केस, दे कैन ऑलवेज फाइल केस, जिसे हम कहते हैं सूट फाइल किया, SUIT सूट फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट, या सू कर दिया कंपनी को। तो एम्प्लॉयज जो कि जिनकी एम्प्लॉयमेंट जा रही है, तो वो कंपनी को केस कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें रिडंडेंट बोल के एक्चुअली डिसमिस किया गया है, क्योंकि कंपनी के अंदर देखा जाए तो वो पोजीशन अभी तक ओपन है और हम उस पोजीशन पे सही काम कर रहे थे, और कंपनी हमें निकाल के उसी पोजीशन पे किसी और का, एक होता है ना मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं थी तो कंपनी ने रिडंडेंट कर दिया, या मैंने कोई मिसबिहेव किया तो कंपनी ने डिसमिस कर दिया। दैट्स नॉट इट। कंपनी ने खाली मेरे काले होने की वजह से मुझे निकाला, काले गोरे का फर्क, सही। तो टर्म्स, तो दुनिया में कई कंट्रीज में बाकायदा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस और एम्प्लॉयज़ को लेकर सेफगार्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, कि आपने बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होनी चाहिए अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आपने बाकायदा अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सेप्ट करना है एम्प्लॉय के साथ, क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉय साइन नहीं करता आपके कॉन्ट्रैक्ट को, एक तरह से आप भी साइन कर रहे हो उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को, आप एज एन एम्प्लॉयर साइन कर रहे हो, एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय साइन कर रहा है, तो आपके भी के आप भी लिखोगे बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन के जो एम्प्लॉय है उसको हम हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट फराहम करेंगे काम करने का, हम उसको अनफेयरली डिसमिस नहीं करेंगे, उसको कम से कम लीगल मिनिमम वेज रेट देंगे या उससे ऊपर। लीगल मिनिमम वेज रेट क्या होती है, कि जो गवर्नमेंट की तरफ से असाइंड होती है कि इससे कम पे हायरिंग नहीं होगी, जिसको भी हायर करोगे उसको कम से कम इतने पैसे देने हैं आपने, तो मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट जो है ना सेट करती है। तो वो सारी चीज़ें बाकायदा आपके एक एम्प्लॉयर के सर पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल कंट्रोल्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस के तौर एम्प्लॉय को भी फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं अचानक से एम्प्लॉय अगले दिन से नहीं आ रहा, एम्प्लॉयर केस कर देगा उसके अगेंस्ट, केस ने ना एक्सेप्ट किया है कि अगर इसको छोड़ना होगा तो ये बाकायदा नोटिस पीरियड सर्व करके जाएगा, ये तो अब चला गया खुद ही अगले दिन से नहीं आ रहा, तो हम नए एम्प्लॉय को कैसे किससे काम सिखाएं, सही है। हाँ ये हो सकता है कि वो एम्प्लॉय कहे कि मैंने इसलिए छोड़ा, मैं इसलिए अगले दिन से नहीं आ रहा कि एम्प्लॉयर ने टर्म ऑफ ब्रीच किया। क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, कि एम्प्लॉयर ने कहा था कि मतलब एम्प्लॉयर ने मुझे अलाउ की हुई थी पूरे साल की 20 छुट्टियां, तो मैं 10 छुट्टियां अब एम्प्लॉयर से मांग रहा हूँ, लेकिन वो दे अलाउ नहीं कर रहा मुझे छुट्टियां, और कह रहा है तनख्वाह कटेगी, मैं आ ही नहीं रहा यहाँ पर। तो अब ये एम्प्लॉय ने इसलिए छोड़ा, तो ये एम्प्लॉयर का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, तो एम्प्लॉयर छोड़ के भाग रहा है, तो एम्प्लॉयर को कोई एम्प्लॉयर जो है ना उसको रोक नहीं सकता। दैट्स इट। ये टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से कि आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस बाकायदा लीगल होती हैं, और इसके अंदर अगर कोई ब्रीच करता है तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है, वो केस कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल जाके। एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल हमारे मुल्क के लीगल सिस्टम के अंदर एक शाख होती है, समझ लो। अनफेयर डिसमिसल एक होता है ना, फेयर डिसमिसल के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से निकाला बंदे को, तो सही है। अनफेयर डिसमिसल एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, मुझे ट्रैप करके निकाला गया, सही है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मिसाल के तौर पे
रिडंडेंट भी करती मुझे, तो ऑर्गेनाइजेशन 2-3 महीने की पेमेंट करती, वो जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था, ये नहीं चाह रही थी कि मुझे 2-3 महीने की पेमेंट दे, तो उसने मुझे अनफेयरली डिसमिस कर दिया। ठीक है, ये क्या कि वर्क प्लेस हैरासमेंट हुई है, इसने किसी एम्प्लॉय को तंग किया है, छेड़ा है, सही है, तो इस बेसिस पे निकाल दिया। अब वो बात प्रूवन नहीं है, वो बात प्रूवन नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो ये बाकायदा केस करेगा एम्प्लॉय, ऐसा हुआ नहीं है और ये मुझे फेक केस के अंदर फंसा के डिसमिस किया गया, दैट्स एन अनफेयर डिसमिसल। ठीक है, अनफेयर डिसमिसल तो क्या, मुझे रिडंडेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बाकायदा परफॉर्म कर रहा हूँ, सही परफॉर्म कर रहा हूँ, तो डिसमिस तो होना ही नहीं चाहिए। मेरा कंडक्ट भी बहुत अच्छा, साथ में जो मैं जिस रोल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो रोल मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन में, ये नहीं कि वो रोल खत्म हो गया, तो किसी दूसरे को हायर करना बनता ही नहीं, मुझे रिडंडेंट भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं छोड़ के जाना चाहूँ तो एक अलग बात है, और मैं भी जब छोड़ के जाना चाहूंगा तो मैं रिजाइन देके 1 महीना तो काम करने आऊंगा ना। सो अनफेयर डिसमिसल के हवाले से लॉ क्या कहता है, मतलब लीगली प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयज क्या उनको अनफेयर डिसमिसल ना किया जाए। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टेड है एम्प्लॉयज के, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे उसूल बने हुए होते हैं कि आप जो है ना किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट कर दिया अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो केस कर देगा और एम्प्लॉयर जो है वो फिर उसका अंजाम भुगतेगा। ठीक है ना, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा, जो किसी किस्म के बड़े हैवी फाइन्स हो सकते हैं, या डैमेजेस पे करने पड़ जाएं शायद, कि आपने जो है ना एक एम्प्लॉय को निकाला है उसकी पोजीशन से, तो वो डिप्रेस हो गया, तो उसको अब साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन हुआ है उसके बदले आप उसको इतनी पेमेंट्स दें ताकि वो साइकोलॉजिकली खुश हो जाए, ये तो होता है। किसी को अगर हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट नहीं फराहम किया गया और उसके चेहरे पे कोई एलर्जी हो गई, कि प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर कोई केमिकल आपका एक्सपोज हो रहा था जिससे चेहरे पे एलर्जी हो गई, तो केस करेगा कंपनी पे और कंपनसेशन पे करेगी कंपनी, उसे डैमेजेस पे करेगी। ठीक है, अब इसी चीज पे ले आओ उसके अंदर मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर, मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी मॉडल का फेस खराब हो गया किसी वजह से, क्या उनके एम्प्लॉयर ने जब ऐसी उनको क्रीम्स वगैरह उनके मेकअप पे अप्लाई की कि उसके एलर्जीज हो गई और फेस खराब हो गई, तो जो मॉडल जो कि डैमेजेस फाइल करेगा वो बहुत ज्यादा होंगे उससे कि जो आम बंदा, क्योंकि मॉडल की सोर्स ऑफ इनकम फेस एक तरह से होता है ना, तो फेस और उसके लुक्स, तो वो जो डैमेज होंगे उससे कई ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे अगर लाखों डॉलर्स में डैमेजेस आम बंदे के होंगे तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर हो सकते हैं डैमेजेस, कि जो जिस पे केस करे, और फिर कोर्ट जितना डिसाइड करेगा इसको इतना मिलना चाहिए कंपनसेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, इसके भी लीगल बाकायदा उसूल है कि हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट फराहम करना है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, क्योंकि देखा ना अक्सर कितनी फैक्ट्रीज में आग लग रही होती है, पता चलता है कि उस फैक्ट्री के अंदर एक ही एग्जिट डोर था, उसके पीछे इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, प्रॉपर वो फराम नहीं किए हुए थे, क्लोथिंग किसी काम को लेकर प्रोटेक्टिव क्लोथ्स नहीं फराम थे, अगर आप वेल्डिंग का काम ले रहे हो तो बाकायदा इक्विपमेंट वैसा फराम नहीं थे जो उनको सेफ रखे, और किसी किस्म का डैमेज हो गया तो फिर तो वो एम्प्लॉयर को हैवीली पे करना पड़ेगा, हैवी फाइन। मिनिमम वेज अगर नहीं दे रहा, जितनी गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम इतनी वेज तो देनी ही देनी, और नहीं उतनी नहीं दे रहा अगर, तो उसके भी फाइन पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। मिनिमम वेज का क्या फायदा और नुकसान है, फायदे भी नुकसान भी। अगर मिनिमम वेज सेट करते हैं तो एम्प्लॉय को ये फायदा है कि कम से कम उसको मिनिमम वेज तो मिलेगी, जो कि अगर मिनिमम वेज सेट ना की हो गवर्नमेंट ने तो हो सकता है उससे भी कम पे काम करवाए एम्प्लॉयर, तो कम से कम मिनिमम वेज जो सेट करती है कि इतनी तो मिलेंगे फिर वर्कर्स को का गलत फायदा नहीं उठाया जाता इससे, सही ना, लेकिन नुकसान भी हैं। अच्छा, मिनिमम वेज को के एम्प्लॉयर को क्या नुकसान है कि हो सकता है उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाए एम्प्लॉयज को हायर करना, एक नुकसान ये है। एम्प्लॉयज को क्या नुकसान है मिनिमम वेज का, क्या मिनिमम वेज का एम्प्लॉयज को नुकसान है? मिनिमम वेज का मतलब ये नहीं कि कम से कम पैसे दो एम्प्लॉय को, मिनिमम वेज का ये कम से कम इतने देने हैं कि मिनिमम सेट किया हुआ, उससे ऊपर देने हैं, उससे नीचे नहीं देने, कि मिनिमम आपने 30,000 रुपये महीना तो टीचर को देने ही देने हैं सिंध के, बहुत ही कम है ये भी खैर, वरना उससे ऊपर देने हैं, कि अगर एक स्कूल का प्रॉपर टीचर है तो उसको उससे नीचे नहीं उससे ऊपर देने। ठीक है, फुल टाइम टीचर, तो मिनिमम ये होता है कि मिनिमम, और इससे लो पे हायर नहीं कर सकते आप, सही है। अब एक एम्प्लॉय को ये तो फायदा ही है ना, इसका नुकसान क्या होगा एम्प्लॉय को पता है, जब मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट 30 से 35 कर देगी ना, तो एक प्रिंसिपल या एक स्कूल का जो ओनर है वो कहेगा कि भाई अब एक काम करें, 20 टीचर्स नहीं रखते हम, अब 15 टीचर सही हैं, कम टीचर से ज्यादा काम ले लेंगे, खैर हुई तो एक्सपेंसिव पड़ रहा है।
दैट्स वेयर योर यूनिट एंड्स। यूनिट नहीं, यूनिट 2 का एक और टॉपिक हेड आपका खत्म होता है 2.3, ठीक है। उसके बाद आता है 2.4 इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन।